स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग बीएफएम के मॉड्यूल ए को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे, तो अंतिम तक बने रहे दोस्तों। आप बीएफएम के मॉड्यूल ए से जितने भी कंसेप्ट हैं सबको पॉइंट वाइज सीख पाएंगे। तो मैं इस पार्टिकुलर वीडियो को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप एक एक पॉइंट वाइज विदम की पॉइंट को केवल समझें, और इसी प्रकार से इस पीडीएफ को प्रिपेयर किया गया है। मैंने फॉन्ट बढ़ा रखा है, इसीलिए पेज का नंबर बढ़ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज की बेसिक्स की बात कर लें तो बहुत ज़रूरी है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। डेफिनेशन की बात करें तो फेमान 1999 जो है फॉरेन एक्सचेंज को डिफाइन करता है। इसके अंदर फॉरेन करेंसीज भी आते हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। दोस्तों एग्जांपल की बात करें तो यूएस डॉलर इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, फॉरेन काउंटर पार्ट के लिए आईएनआर, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। जरा हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की तो दोस्तों यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीड रेट पे। इसके अंदर डायनेमिक एक्सचेंज रेट होता है। मार्केट का ओवरव्यू, ग्लोबल मार्केट है, ऑपरेट 24/7 अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन। मेजर पार्टिसिपेंट में सेंट्रल बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं और कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। और सबका क्या रोल है वो आप आगे पढ़ लीजिए। मार्केट डायनेमिक्स की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट ट्रेड, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। होपफुली आप दोस्तों इस फॉन्ट को देख पा रहे होंगे क्योंकि मैंने इतना बड़ा रखा है ताकि आपको क्लियरली दिखे। ग्लोबल ट्रेंड क्या है कि डिकेड में 40% भरा है। और इंडियन फॉरेक्स ट्रेंड की बात करें कि जो हमारा ओटीसी टर्नओवर है वो 5 बिलियन यूएस डॉलर था, उससे बढ़कर 34 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। मार्केट की फॉरेक्स मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 24/7 ग्लोबली ऑपरेट होता है। 5 की जगह 7 गलती से लिखा गया है। ओटीसी नेचर है, ओवर द काउंटर नेचर है विथ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। मेजर बैंक जो है 24 आवर कोड्स प्रोवाइड करती है। बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी है और रैपिड करेंसी फ्लक्चुएशन होता है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेंट की बात करें तो स्पॉट रेट फंडामेंटल और टेक्निकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। फंडामेंटल रीजन के अंदर इकोनॉमिक, मॉनेटरी पॉलिसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है। फंडामेंटल फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस, स्ट्रेंथन होम करेंसी। इंटरेस्ट रेट जो है कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा जो कि शॉर्ट टर्म रेट को अफेक्ट करेगा। टेक्निकल फैक्टर्स की बात करें तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है करेंसी के वैल्यू को इम्पैक्ट करता है। कैपिटल मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन जो है एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। स्पेकुलेशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रेट मूवमेंट में। करेंसी मूवमेंट के एग्जांपल की बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस आया था 1997 का। कैपिटल जो है मूव किया था लोअर टू हायर यील्डिंग करेंसी। स्पेकुलेशन का क्या इन्फ्लुएंस हुआ था? स्पेकुलेटर जो है स्पेकुलेटर रेट को इम्पैक्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर। एक्सचेंज रेट की मैकेनिज्म की बात करें तो फॉरेक्स स्पॉट बेसिस पे डील करता है। स्पॉट दोस्तों बेस रेट होता है बाकी के फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए। बहुत सारे सेटलमेंट मेथड है जिसमें रेडी आता है, कैश आता है, जानते होंगे। जैसे देखिए स्पॉट मतलब सेकेंड वर्किंग डे होता है, टॉम मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, फॉरवर्ड मतलब डिलीवरी हो रहा है स्पॉट डेट के बाद, उसे फॉरवर्ड डेट कहते हैं। वीकेंड में क्या है कि वीकेंड जो है आपके सेटलमेंट को पोस्टपोन कर देगा अगले वर्किंग डे में, और फॉरवर्ड डील में जो है एक वर्किंग डे सेटलमेंट जरूर होगा। स्पॉट रेट की बात करें तो स्पॉट रेट आपको पता ही है सेकेंड वर्किंग डे डिलीवरी के लिए हम लोग स्पॉट रेट को यूज़ करते हैं। स्पॉट मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हायर वॉल्यूम, डेप्थ और वोलेटिलिटी होता है। इंटर बैंक डीलिंग जो होता है प्राइमरीली स्पॉट बेसिस पे होता है। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है दोस्तों कि इसमें डिलीवरी जो होता है वो स्पॉट डेट के बियॉन्ड होता है। फॉरवर्ड मार्जिन का फॉर्मूला होता है स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम या माइनस डिस्काउंट। प्रीमियम तब होगा यदि फॉरवर्ड वैल्यू हायर है, डिस्काउंट तब होगा यदि लोअर है। दोस्तों जीबीपी वर्स ऑब्लिक यूएसडी का मतलब ये हुआ कि जीबीपी डियरर है। यूएसडी वर्सेस आईएनआर प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि यूएसडी कॉस्टलियर है फ्यूचर में। फैक्टर जो फॉरवर्ड रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, पहला आता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। जैसे कि डिमांड और सप्लाई है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। परफेक्ट मार्केट में इंटरेस्ट रेट प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है। कैपिटल मूवमेंट के इफेक्ट की बात करें तो यूएसए से जो लंदन का जो फंड फ्लो होता है हाई यील्ड के लिए, इसमें आप क्या करते हैं कि जीबीपी को स्पॉट में खरीदते हैं और यूएसडी को फॉरवर्ड में खरीदते हैं। फॉरवर्ड रेट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं तो स्पॉट प्राइस, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, फ्यूचर पीरियड। फॉरवर्ड रेट दोस्तों एक्सपेक्टेड गेन या सैक्रिफाइस को रिफ्लेक्ट करता है। यदि हम बात करें डायरेक्ट कोट की, डायरेक्ट कोट एक्सप्रेस करता है लोकल करेंसी, कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबली सब जितने भी करेंसीज होते हैं उन्हें डायरेक्ट ही कोट किया जाता है। एक्सेप्शन है जीबीपी, यूरो, एयूडी और एनजीडी। जैसे आप देख सकते हैं यूएसडी वर्सेस आईएनआर दिया हुआ है, यूएसडी वर्सेस जीबीवाई दिया हुआ है, यूरो वर्सेस यूएसडी दिया हुआ है। क्रॉस रेट क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस रेट क्या होता है कि आप जो है जब डायरेक्ट रेट अनअवेलेबल होता है ना तो आप इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं रेट को, वही होता है हमारा क्रॉस रेट, ठीक है। तो जैसे क्रॉस रेट का एग्जांपल दे सकते हैं, यूएसडी पर आईएनआर दिया हुआ है, जीबी पर यूएसडी दिया हुआ है, तो इस बेसिस से आप जीबी पर आईएनआर निकाल रहे हैं। फिक्स रेट क्या होता है? फिक्स रेट स्पेसिफिक करेंसी से पेग्ड होता है। तो 1973 से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को वाइडली अडॉप्ट किया गया है।
बिड रेट होता है बाइंग रेट, ऑफर रेट होता है सेलिंग रेट, ठीक है। एक्सचेंज अरिथमेटिक ओवरव्यू की बात करें तो दोस्तों इसमें डेसिमल प्लेसमेंट एक्यूरेसी वाइटल है। फिर दोस्तों चेन रूल की बात करें तो चेन रूल आपके एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेगा इंडियन इंटरमीडिएटरी करेंसी के माध्यम से। परसेंट क्या होता है 100 में एक पार्ट, पर माइल क्या होता है 1000 में एक पार्ट। दोस्तों ये यूजफुल है रफ चेक इन कैलकुलेशन के लिए। वैल्यू डेट क्या होता है कि हमारा जो इफेक्टिव पेमेंट का जो डेट होता है वो वैल्यू डेट कहलाता है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर के लिए वैल्यू डेट जो होता है वो दोनों सेंटर में साइमल्टेनियस होता है। आर्बिट्रेज क्या होता है कि आप बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ताकि प्राइस की जो डिस्क्रिपेंसीज है उसे एक्सप्लोर कर सकें। दोस्तों आर्बिट्रेज के ऑपरेशन की बात करें तो फास्ट एग्जीक्यूशन एसेंशियल है, टाइम सेंसिटिव होता है मार्केट वोलेटिलिटी के कारण। चलिए ये सब पॉइंट को देख लेना है आपको। अब जरा बात करते हैं डीलिंग रूम ऑपरेशन के लिए। तो डीलिंग रूम ऑपरेशन में सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर ट्रांजैक्शन आता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होता है। ये एक डिस्टिंक्ट प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करेगा डीलिंग रूम। इसको हम लोग फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस के फंक्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए फॉरेक्स के जो डीलर होते हैं उनका क्रिटिकल रोल होता है बाइंग और सेलिंग में। इनका डिसीजन जो है प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। डीलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंड और करेंसी पोजीशन को मेंटेन करेगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैलकुलेट करेगा और मैनेज करेगा, और दोस्तों ये मैनेजमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ऑपरेट होगा। अब दोस्तों इंटीग्रेटेड ट्रेजरी फंक्शन तो आप जानते ही होंगे, CRR, SLR, कॉम्प्लायंस, लिक्विडिटी एंड फंड मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ है। अब दोस्तों एक बात करते हैं डीलिंग रूम स्ट्रक्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक ऑफिस जो है प्रोसेसिंग, अकाउंट और रिकॉन्सिलेशन को डील करता है। मिड ऑफिस रिस्क मैनेजमेंट और पैरामीटराइजेशन को डील करता है, और सपोर्टिव और चेकिंग रोल ऑफ अ डीलर। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मिड ऑफिस का क्या रोल है, बैक ऑफिस का क्या रोल है। अब दोस्तों मैनेजमेंट कंट्रोल और कॉम्प्लायंस की बात करें तो मिड ऑफिस इंश्योर करता है कॉम्प्लायंस को और रिस्क मैनेजमेंट को। RBI का अप्रूव्ड गाइडलाइन होता है फॉरेक्स प्रॉफिट लॉस वैल्यूएशन के लिए। मंथली रिवैल्यूएशन सारे फॉरेन करेंसी पोजीशन का किया जाता है। फ्रंट ऑफिस क्या करेगा, फंड मैनेजमेंट करेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट, मार्केट रिस्क, ठीक है। मिड ऑफिस मैंने आपको बताया डील का कंफर्मेशन, एडवाइजरी और लिक्विडिटी रिस्क। बैक ऑफिस सेटलमेंट, ALM, रिकॉन्सिलेशन कम। तो रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे दोस्तों मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछ देता है, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस फंड को मैनेज करेगा, ऐप से फ्रंट, ऐप से फंड मैनेजमेंट, याद रख लीजिए, नॉस्ट्रो अकाउंट और मार्केट रिस्क। मिड ऑफिस क्या करेगा कि डील के सेटलमेंट को कंफर्म करेगा कि हाँ डील सेटल हो गया है, एडवाइजरी गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, लिक्विडिटी रिस्क को बचाएगा। बैक ऑफिस क्या करेगा, सेटलमेंट करेगा और रिकॉन्सिलेशन, राइट, रिकॉन्सिलेशन, डील प्रोसेसिंग, ये बैक ऑफिस का काम है। दोस्तों बैंक के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन की बात करें तो पॉलिसी और लिमिट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेट करते हैं। आल्को कमेटी जो है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। रिस्क का फोकस की बात करें तो डीलिंग रूम मैनेजमेंट मस्ट एड्रेस रिस्क इन फॉरेक्स ऑपरेशन। कौन कौन से रिस्क होते हैं, पहला होता है ऑपरेशनल रिस्क जो कि ह्यूमन एरर के कारण होता है। दूसरा होता है एक्सचेंज रिस्क जो कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण होता है। तीसरा होता है क्रेडिट रिस्क जो कि हमारे काउंटर पार्टी इनेबल होते हैं कि वो ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पा रहे हैं। सेटलमेंट रिस्क क्या होता है कि काउंटर पार्टी फेल हो जाते हैं सेटलमेंट के दौरान। क्रेडिट रिस्क की ये तो था हमारा दोस्तों मेजर रिस्क। क्रेडिट रिस्क में आता है हमारा प्री सेटलमेंट रिस्क, जैसा कि और एक सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क का एग्जांपल है आपका हर्स्टेड रिस्क। दोस्तों सेटलमेंट रिस्क का आप सिनेरियो यहाँ देख सकते हैं, प्लीज गो थ्रू दिस। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि आपका लायबिलिटी जो है एसेट से ज़्यादा हो गया है जिससे फंडिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, खासकर एसेट और लायबिलिटी के मैच्योरिटी पैटर्न में जो मिसमैच आते हैं उस कारण से लिक्विडिटी रिस्क आता है। पॉजिटिव गैप क्या होता है, कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं है लेकिन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। गैप रिस्क क्या होता है, आपका जो फॉरवर्ड परचेज और सेल का जो डेट्स है वो गैप को क्रिएट करेगा, ठीक है, उसमें मिसमैच होगा तो गैप क्रिएट करेगा। और आपका जो इंटरेस्ट रेट का जो एडवर्स मूवमेंट होता है ये फॉरवर्ड रेट डिफरेंशियल और कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। मार्केट रिस्क क्यों आता है दोस्तों कि हमारे जो मार्केट के वेरिएबल्स है जैसे कि एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट, इसमें जो एडवर्स मूवमेंट होता है ना उस कारण से मार्केट रिस्क आता है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, करेंसी रिस्क, ये सभी अलग अलग फॉर्म्स हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि एसेट का जो वैल्यू है वो घट जाए अनएक्सपेक्टेड चेंज में, मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाए, इसके कारण से आपका जो एसेट का वैल्यू है वो घट गया, इसे कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क। इक्विटी प्राइस रिस्क क्या होता है कि हमारे इक्विटी शेयर में वोलेटिलिटी आ जाए जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के फेयर वैल्यू को इम्पैक्ट करिए, होता है इक्विटी प्राइस रिस्क। करेंसी रिस्क क्या होता है कि इसमें आपका जो रिटर्न वैल्यू है वो डिक्लाइन कर जाता है क्योंकि करेंसी चेंज एडवर्स होता है। लीगल रिस्क क्या है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन इन्फोर्सेबल है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू है। सिस्टमिक रिस्क क्या होता है कि मेजर बैंक फेल कर जाए,
ठीक है, कॉन्टैगियन इफेक्ट के कारण। कंट्री रिस्क क्या होता है कि काउंटर पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाए। सॉवरेन रिस्क क्या होता है कि जो स्टेट ऑन एंटिटी है वो इम्यूनिटी को क्लेम करे, जो कि रिकवरी प्रोसीडिंग को हिंडर करे, ये हमारा सॉवरेन रिस्क होता है। डीलिंग रूम का ऑपरेशन मैंने पहले बताया कि इन्हें प्रॉफिट सेंटर माना जाता है। इसमें क्लियर फंक्शनल सेपरेशन चाहिए डीलिंग का, बैक ऑफिस का और रिकॉन्सिलेशन ऑपरेशन का। मैंने बताया था रिकॉन्सिलेशन बैक ऑफिस का काम होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट मेजर, तो डेली पोजीशन विद इन अप्रूव्ड लिमिट। मॉनिटर, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको मॉनिटर करना पड़ेगा मैच्योरिटीज़ को और पोजीशन को। आरबीआई, नॉस्टो और हॉस्टो अकाउंट को मंथली रिकॉन्सिलेट करना पड़ेगा। बैलेंस को कंफर्म करना पड़ेगा नॉस्टो के कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ। डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात करें तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या करता है, रिस्क को हेज करता है, स्पेकुलेट करता है। इसके अंदर टाइप्स की बात करें तो फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, ये सभी डिफरेंट टाइप्स हैं। सो फ्रेंड्स, आप यदि बीएफएम के प्रिपरेशन को अगले 5 दिन के लिए बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं, कंप्लीटली रिवाइज करना चाहते हैं सिलेबस को, तो आपके लिए कैप्सूल कोर्स मैं लेकर आया हूं। इस कैप्सूल कोर्स के आप कंटेंट को देख सकते हैं। इसमें वन लाइनर पीडीएफ है, कैप्सूल पीडीएफ है, और ये जो वीडियो का मैं पीडीएफ बना रहा हूँ मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन, ये भी मैं आपको इसमें डाल दूंगा। साथ ही साथ मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। एक सेपरेट फॉर्मूला पीडीएफ है, आपको वन लाइनर के फॉर्म में एमसीक्यूज मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेपरेट फोल्डर है, और दोस्तों डेली क्विजेज का हमारा फोल्डर है। डेली क्विजेज में दोस्तों आप मैकमिलन बुक के हर एक पेज से क्विजेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये फुल्ली फ्लेज कोर्स है दोस्तों, सब कुछ आपको मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, क्विजेज मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो मात्र 75 रुपीज़ में। तो आप इस यदि कोर्स को इनरोल होना चाहते हैं तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, या मुझे व्हाट्सएप करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है अगले 5 दिन के लिए आपके बीएफएम के एग्जामिनेशन के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने रिवीजन को जारी रखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे डेरिवेटिव प्रोडक्ट की। तो जैसे आप यूएसडी फ्यूचर एक एग्जांपल दे सकते हैं, 100 कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट 1 USD बराबर 75.50। तो ये यूएसडी फ्यूचर का जो एग्जांपल है, इसमें कैश और स्पॉट मार्केट से लिंक्ड होगा, प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम होगा। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किया जाएगा उसमें बॉन्ड, स्टॉक और करेंसीज आएंगे। एक तो हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक्सचेंज पे ट्रीट किया जाता है, प्राइस, डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन किया जाता है। फिर दोस्तों स्टैंडर्डाइज टर्म्स होते हैं, क्वांटिटी, मैच्योरिटी, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होते हैं। फिर यदि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ नेगोशिएटेड अरेंजमेंट होता है कि हम फ्यूचर एक्सचेंज रेट को फिक्स करेंगे। ये ओवर द काउंटर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट है, कोई ऑर्गेनाइज एक्सचेंज नहीं है। फिर दोस्तों ये हेजिंग, ये इससे क्या होता है कि हमारा फ्यूचर रिसीवेबल या फ्यूचर पेबल को हेज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट्स की बात करें तो डिलीवरी या तो ऑप्शन होगा, अंडर ऑप्शन ऑन अ फिक्स डेट, जनरली 1 साल से ऊपर के अंदर तक का होता है। वेरिफिकेशन ऑफ अंडरलाइंग ऑथेंटिसिटी। दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस की बात करें तो फॉरवर्ड किसी भी साइज का होगा, जबकि फ्यूचर हमारा स्टैंडर्डाइज होगा। फॉरवर्ड का जो मैच्योरिटी होता है वो अप टू 1 ईयर होता है और उसके बियॉन्ड होता है। फॉरवर्ड जो है क्लाइंट और बैंक के बीच में होगा, जबकि फ्यूचर क्लाइंट और एक्सचेंज के बीच में होगा। दोस्तों बुक में इतना सिंपल भाषा में नहीं लिखा हुआ है, इतना शॉर्ट में नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपके लिए एक एक पॉइंट को शॉर्ट में बनाया है, फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए पॉइंट को ध्यान से सुनिए। फॉरवर्ड प्राइस जो है बिड और आस्क के बेसिस पे होता है, फ्यूचर ऑट क्राई या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से होता है। कोई एक्सप्लिसिट कोलेटरल नहीं होता है फॉरवर्ड में, जबकि फ्यूचर में आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉरवर्ड डिलीवरी ड्यू डेट के होता है, जबकि फ्यूचर जो है सेटल होता है ऑफसेटिंग या फिजिकल डिलीवरी के माध्यम से। फॉरवर्ड मार्केट 24 आवर ओपन होता है, जबकि फ्यूचर जो है एक्सचेंज आवर के दौरान ही ओपन होता है। फॉरवर्ड पार्टीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, फ्यूचर पार्टीज अननोन डीलिंग होता है एक्सचेंज के माध्यम से। कोई एक्सप्लिसिट कमीशन नहीं होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि फ्यूचर में एक सिंगल कमीशन होता है। ऑप्शन बेसिकली भी एक हमारा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ही है। इसमें होल्डर को एक राइट मिलता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है कि वो बाई करे या सेल करे किसी फिक्स प्राइस पे। इसमें कॉल ऑप्शन होता है, राइट टू बाई। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे मॉड्यूल सी में, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाई, पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। बायर होल्डर है, सेलर राइटर है या ग्रांटर है ऑप्शन का। ऑप्शन के एलिमेंट की बात करें तो एक होता है स्ट्राइक प्राइस यानी ऑप्शन का एक्सचेंज रेट, एक होता है प्रीमियम यानी कॉस्ट जो आप परचेज करने पे पेड किए हैं, एक होता है एक्चुअल स्पॉट रेट जो कि मार्केट रेट होता है ऑप्शन परचेज पे। ऑप्शन प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले फॉरवर्ड रेट फॉर मैच्योरिटी, मैचिंग मैच्योरिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है दोस्तों, इसको देख लीजिए। ऑप्शन टाइप की बात करें तो एक होता है अमेरिकन ऑप्शन, यानी ये जो ऑप्शन होता है ये एक्सरसाइजेबल होता है किसी भी समय पे मैच्योरिटी तक। और एक होता है यूरोपियन ऑप्शन, ये केवल एक्सपायरी पे ही आप इसे एक्सरसाइज कर सकेंगे। दोस्तों एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है। एटीएम होता है एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस। आईटीएम होता है प्रॉफिटेबल होगा यदि तुरंत आप एक्सरसाइज करेंगे। ओटीएम प्रॉफिटेबल नहीं होता यदि आप तुरंत एक्सरसाइज करेंगे। स्वैप क्या होता है, डेरिवेटिव होता है जो कि कैश फ्लो को एक्सचेंज करता है ओवर स्पेसिफिक पीरियड। ये फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन को ऑफर करता है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करें तो इनका जो एक्सचेंज ये एक्सचेंज फिक्स रेट कैश फ्लो ऑफ और फ्लोटिंग रेट, कोई प्रिंसिपल का एक्सचेंज नहीं होता है नोशनल अमाउंट के बेसिस पे। करेंसी स्वैप की बात करें तो यहाँ पे कैश फ्लो का एक्सचेंज होता है एक करेंसी में दूसरे के लिए। एफिशिएंट हेजिंग होता है फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए। जीरो कूपन स्वैप की बात करें तो इसमें फिक्स टू फ्लोटिंग आता है, यानी फिक्स रेट को आप स्वैप खत्म होने पर एक बार पे करते हैं। इक्विटी स्वैप क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लो को एक्सचेंज करते हैं डाइवर्सिफाइंग इनकम के लिए। बेसिक स्वैप में क्या होता है कि दोनों
लेग रेफरेंस डिफरेंट फ्लोटिंग रेट, ECB डिटेल फॉर। आप देखिए बुक में एक आपको केस स्टडी दे रखा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। हेजिंग ऑप्शन में दोस्तों एक होता है प्रिंसिपल रिस्क, तो आप प्रिंसिपल ऑप्शन स्वैप को यूज़ कर सकते हैं। कूपन रिस्क को आप कूपन ऑप्शन स्वैप को यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप को यूज़ कर सकते हैं। RBI जो है AD लाइसेंस इशू करती है बैंकों को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए। फिर दोस्तों 95 ADs हैं। मनी एक्सचेंज कैटेगरी की बात करें तो एक होता है FFMC जो कि फॉरेन एक्सचेंज को खरीदती है और बेचती है। एक होता है RMC जो कि केवल खरीदती है, बेचने के लिए इसके पास ये ऑथराइजेशन नहीं है। ऑथराइज डीलर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 1 सारे के सारे करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को हैंडल करते हैं। कैटेगरी 2 हमारे नॉन ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को में डील करते हैं। कैटेगरी 3 हमारे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन से डील करते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग से इंसिडेंटल है। फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन गाइडलाइन की बात करें तो ये RBI की तरह रेगुलेट होता है ताकि डिसिप्लिन मार्केट ऑपरेशन हो सके। फेडई के बारे में आपको पता होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये 1958 में फॉर्म हुआ। दोस्तों ये रेगुलेट करता है डीलिंग को एमंग ऑथराइज डीलर। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मार्केट ऑपरेशन के लिए। फेडई RBI को हेल्प करता है इंडियन एक्सटर्नल सेक्टर ग्रोथ में। दोस्तों फेडई का रूल की बात करें तो ऑथराइज डीलर और RBI के बीच में फैसिलिटेशन का काम करता है। ये गाइडलाइन इशू करता है फॉरेन एक्सचेंज में। ये इंडिया का जो व्यू पॉइंट है ग्लोबल रूल में उसे आर्टिकुलेट करता है। डीलिंग रूम की बात करें तो नॉर्मल मार्केट आवर 9 AM to 5 PM होता है वर्किंग डे में। क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन को अलाउ किया जाता है नॉर्मल आवर के बियॉन्ड, ठीक है। दोस्तों एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन का रूल क्या है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस एट बिल बाइंग रेट, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा। इंटरेस्ट एज पर RBI का डायरेक्टिव होगा। रिफंड होगा प्रत्येक अर्ली एक्सपोर्ट बिल रिलाइजेशन के लिए। LC बिल में TT रिइंबर्समेंट विद इन 5 days। नॉन पेमेंट होगा तो क्रिस्टलाइज किया जाएगा बिल सेलिंग रेट पे। इसका सवाल पूछा जाता है दोस्तों। रिलाइजेशन पोस्ट क्रिस्टलाइजेशन TT बाइंग रेट, तो क्रिस्टलाइजेशन बिल सेलिंग रेट पे होता है, ध्यान रखिएगा। डिसऑनर होगा कोई LC तो TT सेलिंग रेट लगेगा विथ इंटरेस्ट लगेगा। कलेक्शन बेसिस रहेगा तो TT बाइंग रेट लगेगा। तो दोस्तों ये याद रखिए कि LC बिल का क्या क्या होता है। देखिए मैं फिर से बता दूं, नॉन पेमेंट होगा तो क्रिस्टलाइज होगा बिल सेलिंग रेट पे। रिलाइजेशन सपोज यदि आप क्रिस्टलाइज कर लिए उसके बाद रियलाइज कर रहे हैं तो TT बाइंग रेट पे होगा। यदि डिसऑनर करेंगे तो TT सेलिंग रेट पे होगा डिसऑनर, ठीक है। डिसऑनर मतलब कैंसिलेशन मैंने आपको बताया था, LC का कैंसिलेशन TT सेलिंग रेट पे होता है। और कलेक्शन करेंगे तो TT बाइंग रेट होगा। इंपोर्ट ये तो हमारा एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन था। तो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में समझे ना, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होता है बिल बाइंग रेट पे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में यदि आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस हो रहा है तो आपका बिल बाइंग रेट लगेगा। और आपका LC बिल है तो उसको क्रिस्टलाइज किया जाएगा दोस्तों बिल सेलिंग रेट पे। क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो रिलाइजेशन होगा वो TT बाइंग रेट पे होगा। यदि डिसऑनर किया जाएगा तो आपका TT सेलिंग रेट लगेगा। इंपोर्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो जो इंपोर्ट बिल का रिटायर किया जाता है उसमें जो एक्सचेंज रेट लगता है वो बिल सेलिंग रेट लगता है। प्लीज़ रिमेंबर इट, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। और यदि हमारा ये LC बिल नेगोशिएशन के अंदर है उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो कॉमर्शियल रेट लगता है। इंपोर्ट बिल को क्रिस्टलाइज कीजिएगा तो बिल सेलिंग रेट लगेगा। एक्सपोर्ट बिल को क्रिस्टलाइज कीजिएगा तो आपका बिल सेलिंग रेट लगता है। दोनों केस में बिल सेलिंग रेट लगता है, राइट। प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इनवार्ड रेमिटेंस को आपको सरेंडर कर देना है 7 days के अंदर। इंटरनल कन्वर्सन पॉलिसी एक लिमिट तक होता है। एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट की बात करें तो TT बाइंग रेट होता है। कॉम्पेंसेशन मिलता है डिलेड पेमेंट के लिए। कॉम्पेंसेशन मिलता है एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट के लिए। दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे अमाउंट और पीरियड को स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शन पीरियड 1 महीना मैक्सिमम होता है। हॉलीडे को एडजस्ट किया जाता है डिलीवरी डेट के लिए। दोस्तों अर्ली डिलीवरी एक्सटेंशन और कैंसिलेशन की बात करते हैं तो बैंक का डिस्क्रिप्शन होता है अर्ली डिलीवरी या एक्सटेंशन के लिए। कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं एक्सटेंशन या कैंसिलेशन के लिए मैच्योरिटी से पहले। दोस्तों साइमल्टेनियसली एक्सटेंशन और कैंसिलेशन प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग के साथ होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें बिजनेस की इंटरमीडिएटरी की तो एक्रेडिटेशन मिलता है ब्रोकर को, MPB को और EOMs को। एडहेरेंस टू फेडई कोड ऑफ कंडक्ट। इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट रूल क्या है तो ये इंटर बैंक के सेटलमेंट को ट्रैक करेगा, डिस्क्रिपेंसीज को एड्रेस करेगा। 2% होता है बेंचमार्क रेट से ऊपर डिलेड डिलीवरी इंटरेस्ट के लिए। आपको लिमिट क्लेम कर लेना है कॉन्ट्रैक्ट के ड्यू डेट के 15 दिन के अंतर्गत। जितने भी बैंक होते हैं उन्हें CCIL के साथ रजिस्टर्ड होना होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। FX ग्लोबल कोड क्या होता है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है होलसेल फॉरेक्स मार्केट के लिए। ये इंकरेज करता है अच्छा प्रैक्टिस हो, डिसिप्लिन ट्रेडिंग हो। RBI का क्या गाइडलाइन है ऑथराइज पर्सन के लिए तो ED कैटेगरी 1 बैंक जो है ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं रुपी अकाउंट को अब्रोड में। रुपी अकाउंट के लिए प्रायर अप्रूवल फॉर रुपी अकाउंट फॉर एक्सचेंज हाउस। बैंक इन्वेस्ट कर सकती है फॉरेन मनी और डेब्ट मार्केट में। RBI का गाइडलाइन क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट फंड कैन फाइनेंस लोन कैपिटल नीड। रेजिडेंट जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं ताकि एक्सचेंज रिस्क को हेज कर सकें। अंडरलाइंग एविडेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए होता है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इंडिविजुअल जिनका बैंकिंग लिमिट $1,00,000 तक का है 1 साल तक के टेनर के लिए। फॉरेन करेंसी रुपी स्वैप होता है रेजिडेंट विद लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। क्रॉस करेंसी ऑप्शन और फॉरेन करेंसी रुपी ऑप्शन को अलाउ किया जाता है।
ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की बेसिक की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है बिड रेट, एक होता है सेल रेट यानी आस्क रेट। परचेज की में क्या होता है कि आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। सेल में क्या होगा कि आप होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। इनवार्ड रेमिटेंस यानी कि परचेज का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है। आउटवार्ड रेमिटेंस यानी सेल का मतलब कि कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है। इनवार्ड रेमिटेंस को कन्वर्ट किया जाएगा एप्लीकेबल परचेज रेट पे। उसके बाद दोस्तों टीटी बाइंग रेट अप्लाई होता है साइटेड फॉरेन करेंसी फंड के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस की बात करें तो यदि इनवार्ड रेमिटेंस है तो आप बाइंग रेट, करेंसी बाइंग रेट या टीसी बाइंग रेट को यूज करेंगे, आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेंगे और कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यदि आउटवार्ड रेमिटेंस हो रहा है यानी सेल हो रहा है तो इसको नॉस्ट्रो चैनल के माध्यम से किया जाता है। इसमें आईएनआर को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है टीटी सेलिंग रेट पे। यदि फॉरेन करेंसी नोट हो, ट्रैवलर चेक हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट लगता है। इनवार्ड रेमिटेंस का पर्पज़ क्या है? फैमिली मेंटेनेंस, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो यहाँ एनआरआई और पीआईओ के लिए सेविंग हो गया। आउटवार्ड रेमिटेंस का पर्पज़ क्या है कि फैमिली मेंटेनेंस, ये तो कॉमन रहेगा, लोन रिपेमेंट हो गया, इंपोर्ट हो गया, फॉरेन करेंसी ट्रांसफर हो गया, ये ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस। एलआरएस की बात करें, एलआरएस आया था 4 फरवरी 2004 से, क्योंकि दोस्तों इस बार देखें कि डेट भी पूछ रहा है, ईयर भी पूछ रहा है, तो इसको देख लीजिए। एलआरएस कब आया था? 4 फरवरी 2004 को आया था, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को फॉरेन रेमिटेंस के लिए। और दोस्तों इसके अंदर करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को कवर किया जाता है। ये एप्लीकेबल होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, माइनर भी इंक्लूडेड है। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट और एनआरआई के लिए एलिजिबल नहीं होता है। दोस्तों ये एसेट और लायबिलिटी को भारत से बाहर या भारत के अंदर को अल्टर कर देता है। करंट, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो एसेट लायबिलिटी है वो अल्टर हो जाए, जैसे कि आप ओवरसीज इक्विटी या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो करंट अकाउंट, जैसे कि ट्रेड पेमेंट, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, ट्रैवल एक्सपेंस एक्सेट्रा। फेमा के सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 4 रेस्ट्रिक्ट करता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को कि वो डील करे फॉरेन एक्सचेंज में। लिबरलाइजेशन क्या होता है? रेजिडेंट को अलाउ करता है कि वो एब्रोड इन्वेस्ट करे प्रॉपर्टी में या इक्विटी में, एग्जिस्टिंग गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। सेक्शन 6 जो फेमा का है वो ऑथराइज करता है फॉरेन एक्सचेंज सेल को या ड्रॉ फॉर परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। सेक्शन 10 क्या करता है? एड्रेस करता है नॉन कॉम्प्लायंस विद यूटिलाइजिंग और सरेंडरिंग एक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 11 क्या है? ये आरबीआई को अथॉरिटी ग्रांट करता है कि वो ऑथराइज पर्सन को डायरेक्ट करे, इस कॉम्प्लायंस को इंश्योर करे। सेक्शन 13 पेनल्टी इंपोज करता है कॉन्ट्रावेंशन के लिए, जो कि आपके क्वान्टिफाइबल अमाउंट का थ्राइस होगा या 2 लाख तक का होगा। परमिसेबल, नॉन परमिसेबल रेमिटेंस की बात करें एलआरएस के अंदर तो पहला शेड्यूल 1 आता है, जो कि नॉन परमिसेबल रेमिटेंस के अंदर मार्जिन आता है या मार्जिन कॉल आता है ओवरसीज एक्सचेंज को। एलआरएस के रेमिटेंस कैटेगरी की बात करें तो पहला आता है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए रेमिटेंस को एक्सक्लूड करेगा, कॉल बैक सर्विस को एक्सक्लूड करेगा, बैंड मैगजीन को एक्सक्लूड करेगा। शेड्यूल 2 में आपको अप्रूवल चाहिए कल्चरल टूर के लिए, पीएसयू एडवर्टीजमेंट के लिए, वेसल फ्लाइट के लिए, फ्रेट के लिए, इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट। शेड्यूल 3 में रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है डेलीगेटेड पावर फॉर प्राइवेट विजिट, गिफ्ट, एम्प्लॉयमेंट अब्रोड, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रोड। एलआरएस ऑपरेशनल गाइडलाइन की बात करें सबसे पहले होता है पैन मैंडेटरी होता है सभी रेमिटेंस के लिए। आपको फंड रेमिट करना है परमिसेबल करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। एक स्पेसिफिक ब्रांच को डिजिग्नेट कर रहा है एलआरएस के रेमिटेंस के लिए। देखिए 1 साल में पर फाइनेंशियल ईयर आपका लिमिट जो है वो 2.5 लाख US$ का है। कोई रेमिटेंस फ्रीक्वेंसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना बार भी आप कर सकते हैं। जो हमारा एलआरएस लिमिट का जो एक्सेस होता है, अच्छा यहाँ पे देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप एलिजिबिलिटी है टाइड टू प्रोप्राइटर्स कैपेबिलिटी। जो एलआरएस का लिमिट का जो एक्सेस होता है उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। बैंक का स्टेटमेंट या ITAO या ITR कॉपी रिक्वायर होता है नए कस्टमर के लिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो फॉर्म A2 होता है, सिंप्लीफाइड डॉक होता है, $25,000 के लिए सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट होता है। पैन मैंडेटरी होता है सभी अमाउंट के लिए। TCS एप्लीकेबल होता है टूर ऑपरेटर एक्सचेंज रिलीज के लिए। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करें तो प्राइवेट विजिट कैश लिमिट अप टू 50,000 विदाउट रूटिंग थ्रू अकाउंट, ठीक है। मतलब कैश जो है 50,000 तक का आप कर सकते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर। जो हमारा अनयूटिलाइज फॉरेन होगा, फॉरेक्स होगा, उसे 180 दिन के अंदर सरेंडर कर देंगे। गिफ्ट डोनेशन की बात करें तो गिफ्ट टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। तो दोस्तों रिलेटिव का जो डेफिनेशन है वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 है। तो रेजिडेंट जो है एक दूसरे को गिफ्ट नहीं कर सकते अंडर द एलआरएस। डोनेशन टू पर्सन ऑर्गेनाइजेशन अब्रोड ये एलआरएस के अंदर अलाउएबल है। इमिग्रेशन दोस्तों $25,000 के $2.5 लाख के बियॉन्ड जो है एविडेंस के साथ इमिग्रेशन चाहिए। गोइंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट तो ये एलआरएस के अंदर परमिटेबल है। क्लोज रिलेटिव को मेंटेन करना ये भी एलआरएस के अंदर अलाउड है। फिर दोस्तों परचेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, बिजनेस ट्रिप, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडीज़ अंडर एलआरएस। तो मेडिकल ट्रीटमेंट यदि आपका $2.5 लाख तक का है एक फाइनेंशियल ईयर में बिना किसी एस्टीमेट का, और यदि अमाउंट एक्सीड कर रहा है इसमें आपको एस्टीमेट का अप्रूवल चाहिए। कंपनी पर्सन को $2.5 लाख मिलेगा। तो स्टडी एवरेज के लिए $2.5 लाख के लिए, और यदि $2.5 लाख से ज़्यादा है
तो आपको यूनिवर्सिटी का एविडेंस दिखाना होगा। फॉरवर्ड फॉरेन बैंक गारंटी को परमिट नहीं किया जाता है। ये आप $1 मिलियन को रेमिट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल एनआरओ अकाउंट से। टीसीएस होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो 5% होता है एलआरएस रेमिटेंस पे, जो कि 7 लाख से ज़्यादा होता है। नॉन पैन आधार केस को टैक्स किया जाता है हमारे 10% पे, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक रुपीज़ टू एनआरओ ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए कि 7 लाख से कम का रेमिटेंस है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख से ज़्यादा का रेमिटेंस है तो 5% लगेगा, जो भी एक्सेस टैक्स है। और इंक्रीमेंटल रेमिटेंस आफ्टर क्रॉसिंग 7 लाख टैक्स को एग्जाम्पल होता है 5% पे। तो जैसे मान लीजिए कि रेमिटेंस हो गया 20 लाख का, तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, 7 लाख से कितना ज़्यादा है 20 लाख, तो 7 लाख 13 लाख पे 5% लगेगा, समझे। और यदि एजुकेशन लोन मान लीजिए रेमिटेंस हो रहा है 10 लाख का, तो 10 लाख का हो रहा है 10 लाख 7 लाख से 3 लाख ज़्यादा है, 3 लाख पे आपको कितना लगेगा, 0.5% लगेगा, समझे। चलिए, तो टीसीएस की बात करें तो टीसीएस 5% लगता है। रेमिटेंस यदि 7 लाख से ज़्यादा होता है तो वही मैंने बताया ना आपको, 7 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख से ज़्यादा है तो 5% का लगेगा एक्सेस पे। और इंक्रीमेंटल रेमिटेंस आफ्टर क्रॉसिंग 7 लाख टैक्स एट 5%, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए, अब दोस्तों बात करें हम लोग टीसीएस के स्पेसिफिक की, तो टीसीएस 5% पे अप्लाई होता है। नॉन एलआरएस रेमिटेंस यानी कि नॉन इंडिविजुअल या इंपोर्ट पेमेंट आर अंडर टीसीएस प्रोविजन। दोस्तों एलआरएस वर्सेस कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर की बात करें तो आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योरिटीज़ विद इन ओवरऑल एलआरएस लिमिट अंदर होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट निजर, अब देखिए आइडल फंड को 15 दिन के अंदर रिपेट्रिएट कर लें, कोई डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को परमिट नहीं किया जाता है। कैपिटल अकाउंट को परमिट किया जाता है ओपनिंग फॉरेन अकाउंट, करेंसी अकाउंट अब्रोड, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रोड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों जब हम बात करें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एलआरएस के अंदर, तो परमिसिबल ट्रांजेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट अप्रोड इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट, लोन टू एनआरआई हु आर क्लोज रिलेटिव, सेटिंग अप जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया इन लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी। प्रोहिबिटेड बैंकिंग एक्टिविटीज़ क्या है, जेवी और डब्ल्यूएस में, रियल एस्टेट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी। कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक एडी बैंक ब्रांच को डेजिग्नेट करना पड़ता है, एक अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा 1 साल के लिए सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग के साथ। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर तक लिमिटेड है। कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट में ओडीआई बोलते हैं, एलआरएस के अंदर होता है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो लॉ होता है उसके अंदर इक्विटी और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, जॉइंट वेंचर में, होली ऑन सब्सिडीज में आउटसाइड इंडिया। दोस्तों इसमें प्रोहिबिटेड जेवी और डब्ल्यूएस एक्टिविटीज़ की बात करें तो रियल एस्टेट, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज़ आते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट सही पर्पज़ के लिए होता है $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। ओडीआई एलआरएस की बात करें तो कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होता है कैपिटल ट्रांजेक्शन के लिए। एक फॉरेन बैंक अकाउंट को ओपन करना ये अलाउड होता है इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन के लिए। फैमिली कंसोलिडेशन की बात करें तो रेमिटेंस को कंबाइन कर सकते हैं फैमिली मेम्बर के लिए। फैमिली जो है कंप्लाई करेंगे टर्म से। दोस्तों इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट के साइज़ के बेसिस पे होता है। $5 मिलियन से ज़्यादा है तो वैल्यूएशन जो है सेबी के रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर कहते हैं। यदि $5 मिलियन से कम है तो सीए या सीपीए का सर्टिफिकेट चलता है। रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिपैट्रिएट डिविडेंड और रॉयल्टीज़ आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं 60 दिन के अंदर। डिसइन्वेस्टमेंट 1 साल के बाद ही अलाउ किया जाता है, कोई राइट ऑफ परमिट नहीं किया जाता। रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफएटीएफ नॉन कंप्लायंट कंट्री में प्रोहिबिटेड है। जो हमारे जॉइंट वेंचर या डब्ल्यूएस हैं वो लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज होने चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट सीलिंग की बात करें तो इन्वेस्टमेंट एलआरएस लिमिट के अंदर होगा। इन्वेस्टमेंट किसी ईएफसी या आरसी अकाउंट से रिस्ट्रिक्टेड है एलआरएस लिमिट में। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन फॉर ओडीआई की बात करें तो पहले फॉर्म A2 और फेमा डिक्लेरेशन होता है। सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन होता है $25,000 तक के अमाउंट के लिए। और यदि आपका सोर्स ऑफ फंड पैन फॉर्म ओडीआई फॉर डब्ल्यूएस और जेबी इन्वेस्टमेंट के लिए इसको डिक्लेयर करना होता है। यदि हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एलआरएस की बात करें पहले आता है शेयर सर्टिफिकेट। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है एविडेंस को सबमिट कर लें 6 मंथ ऑफ रेमिटेंस के अंदर। और पोस्ट इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग चेंज रिपोर्टेड टू एडी विद इन 30 डेज। एपीआर होता है कि एपीआर को दिसंबर 31 से पहले सबमिट कर लें। कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉरेन लायबिलिटी और एसेट रिपोर्ट के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाता है 1 साल के बाद। रिपेट्रिएट प्रोसीडिंग विद इन 60 डेज, मैंने आपको पहले ही बताया। इंटरेस्ट रेट फ्री लोन मिलता है, पर्सनल लोन मिलता है एनआरआई के क्लोज रिलेटिव को, तो इंटरेस्ट रेट फ्री लोन मिलता है। और पर्सनल और बिजनेस पर्पस मिनिमम मैच्योरिटी 1 साल का होगा। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए लोन नहीं मिलेगा। रिपेमेंट की बात करें तो इनवार्ड रेमिटेंस से रिपेमेंट हो सकता है या एनआरओ एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट से ट्रांसफर हो सकता है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडी बैंक जो है डेली ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करते हैं XBRL प्लेटफॉर्म पे। रिपोर्टिंग जो होता है नेक्स्ट वर्किंग डे के क्लोज तक हो जाना चाहिए। नील रिपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर डे विद नो ट्रांजेक्शन। डेटा एक्सेसिबल टू ऑल एडीज बैंक वाया द प्रोवाइडेड URL।
दोस्तों एनआरआई बैंकिंग की बात करें तो एनआरआई बैंकिंग डाइवर्स अकाउंट को ऑफर करता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ऑफर करता है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक फैसिलिटेट करता है ग्लोबल ट्रांजेक्शन को, ये वायर ट्रांसफर, बिजनेस ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट गैदरिंग को हैंडल करता है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। रेस्पॉन्डेंट बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के अब्रोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए एफएटीएफ रिकमेंड करता है कि एडिशनल मेजर लिया जाए क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के लिए। और उसके अलावा दोस्तों अकाउंट सर्विस के अंदर देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। इसके अंदर अकाउंट सर्विस आता है, इसके अंदर क्लियरिंग, एलसी, क्लेम, चेक कलेक्शन आता है। कलेक्शन के अंदर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट को हैंडल करते हैं, चेक को हैंडल करते हैं। पेमेंट जो आपका इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। ओवरड्राफ्ट और लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड के लिए। इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ओवरनाइट सप्लाई बैलेंस के लिए। दूसरे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक सर्विस का जो बेसिस होता है वो रिलेशनशिप और क्रेडिट असेसमेंट होता है, जैसे कि एलसी एडवाइजिंग, कंफर्मेशन, बायर सप्लायर क्रेडिट गारंटी, एफएक्स सर्विस, कस्टडियल सर्विस, ट्रेड रेफरल, क्रेडिट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विस ऑफर किया जाता है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर। नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, लोडो अकाउंट। तो नॉस्ट्रो क्या होता है? होम करेंसी बैंक मेंटेनिंग होम कंट्री बैंक मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन होस्ट कंट्री। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट इन होम कंट्री करेंसी। लोडो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट ऑफ अदर बैंक रिप्रेजेंटिंग अ थर्ड पार्टी अकाउंट। दोस्तों मिरर अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है नॉस्ट्रो को होम करेंसी में फॉर रिकॉन्सिलेशन पर्पस। बैंक अकाउंट और मेजर फंक्शन और रिकॉन्सिलेशन को रिकॉल कर लीजिए आप बैक ऑफिस के फंक्शन से, ठीक है। ऐसे जोड़ते चलिए तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। बैंक अकाउंट एक मेजर फंक्शन है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे कि स्विफ्ट, चैप्स, चिप्स, आरटीजीएस क्रूशियल है ग्लोबल ट्रेड के लिए। स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फुल फॉर्म पूछा जाता है बार बार। स्विफ्ट जो है 5 बिलियन फाइनेंशियल मैसेज को एनुअली कैरी ओवर करता है। चिप्स है यूएस पेमेंट सिस्टम फॉर यूएसडी सेटलमेंट, ऑपरेट किया जाता है न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस के द्वारा। उसके अलावा दोस्तों ये फुली ऑटोमेटेड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन के लिए और नेट सेटलमेंट के लिए। फेड वायर होता है यूएस पेमेंट सिस्टम, इसे एस्टैब्लिश किया 1918 में और ये हैंडल करता है मेजॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक पेमेंट। चैप्स होता है ब्रिटिश इक्विवेलेंट टू चिप्स, हैंडल करता है पेमेंट को लंदन में। टारगेट होता है यूरोप पेमेंट सिस्टम, टारगेट टू मैंडेटरी है यूरो सिस्टम सेटलमेंट के लिए। टारगेट टू यूरोजन मेंबर के लिए बहुत ही मैंडेटरी कर दिया गया है। आरटीजीएस प्लस और ईबीए यूरो क्लियरिंग सिस्टम है जिसमें 90 और 53 से पार्टिसिपेंट हैं। एक होता है स्टेप 1 क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट के लिए, ये 20,000 डेली ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है। एक होता है स्टेप 2, ये एसटीपी को फैसिलिटेट करता है रिटेल पेमेंट के लिए यूरो जोन में। आरटीजीएस है भारत में, आईडीबीआरटी इसे मैनेज करती है, सारे बैंक को सेंट्रल सर्वर में कनेक्ट करती है। नेफ्ट दोस्तों बैच प्रोसेस मेथड होता है स्मॉल रेमिटेंस के लिए भारत में। दोस्तों ये सब आपको पता है। अब इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं अगला जो कंसेप्ट है वो है ये एनआरआई का डेफिनेशन अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें क्या है कि 120 दिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रहना चाहिए भारत में, 365 दिन इन द लास्ट फाइनेंशियल 4 ईयर। इसमें दोस्तों अमेंडेड क्राइटेरिया है। 1 अप्रैल 2020 से जो एनआरआई का डेफिनेशन था उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, यानी पिछले 1 साल में 120 दिन रहे और पिछले 4 साल में 365 दिन रहे और इनकम एक्सीडिंग ₹15 लाख। रेजिडेंट बट नॉट आरएनओआर क्राइटेरिया क्या इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए वो देखिए। तो ड्रीम्ड रेजिडेंट क्राइटेरिया फॉर इनकम टैक्स फिमा 1999 डिफाइन करता है एनआरआई को जो इंडियन सिटीजन भारत से बाहर आ रहा है वेरियस पर्पज़ के लिए। तो फाइनेंशियल एक्ट 2020 का अमेंडमेंट आया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि डीम्ड रेजिडेंट विद इनकम ओवर 15 लाख, पीआईओ या इंडियन सिटीजन 15 लाख से ऊपर के लिए इनकम के लिए इंडियन सोर्स अफेक्टेड बाय अमेंडमेंट। तो पीआईओ का डेफिनेशन क्या है? इसके अंदर सिटीजन ऑफ कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान विद इंडियन ऑरिजिन। पीआईओ का कंडीशन क्या है? फॉर्मर इंडियन सिटीजन, टेरिटोरियल टाइज, लीनियज कनेक्शन या फॉरेन स्पाउस ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पीआईओ के अंदर ओसीआई कार्ड होल्डर आते हैं सेक्शन 7 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। जनरल डेफिनेशन क्या है? एक इंडियन नेशनल है, भारतीय निवासी हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं बिजनेस, वोकेशनल या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि अब्रोड पोस्टेड है, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट है जो कि विदेश जा रहे हैं, उनको भी एनआरआई माना जाता है। इंडियन सिटीजन के जो स्पाउस है या पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन है, चाहे फॉरेन सिटीजन ही क्यों न हो, उन्हें पीआईओ माना जाता है। ओसीबी यानी ओवरसीज कॉर्पोरेट बोरोवर प्रिडोमिनेटली ऑन किया जाता है एनआरआई के द्वारा, मिनिमम 60% ऑनरशिप होता है। ओसीबी को जो है इन्वेस्टर क्लास से रिकॉग्नाइज किया गया था आरबीआई के द्वारा 2003 से, ठीक है। तो ओसीबी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत में आरबीआई के अप्रूवल के बाद, लेकिन वो आरबीआई के कॉशन लिस्ट पे ना होना चाहिए। एनआरआई जो है बहुत तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इस पर सवाल पूछा गया था पिछली बार, ध्यान से सुनिए। एनआरई अकाउंट मेंटेन किया जाता है इंडियन रुपीज़ में और ओपन कर सकते हैं रेमिटेंस और फॉरेन करेंसी ड्यूरिंग अ टेम्पोररी विजिट। एनआरई अकाउंट में सेविंग, करंट, रिकरिंग, टर्म डिपॉजिट में कुछ भी हो सकता है। जॉइंट अकाउंट अलाउ किया जाता है एनआरई और पीआईओ के लिए, ठीक है, विद रेजिडेंट रिलेटिव, और इसमें ऑपरेट किया जाएगा रिलेटिव के द्वारा ही एज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ड्यूरिंग द एनआरआई लाइफ टाइम। परमिटेड इसमें कौन सा क्रेडिट कहाँ से आ सकते हैं ये सब ये अकाउंट में? तो इनवार्ड रेमिटेंस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो सकता है। डेबिट क्या हो सकता है? लोकल डिसबर्समेंट, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफर टू अदर एनआरई एफसी इन आरबीआई अकाउंट। एनआरई अकाउंट बहुत सारी फैसिलिटी ऑफर करते हैं एनआरई डिपॉजिट को। इसमें चेकबुक फैसिलिटी अलाउ किया जाता है सेविंग और करंट अकाउंट में। फुली रिपेट्रेशन होता है डिपॉजिट अमाउंट का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। नॉमिनेशन फैसिलिटी अलाउड है। टैक्स एजम्पशन होता है हमारे एनआरई अकाउंट में। पावर ऑफ अटॉर्नी रेजिडेंट के लिए होता है। फिर
टेम्प्रोरी ओवर ड्रॉइंग 50,000 तक का हो सकता है एनआरई सेविंग अकाउंट में। डिजिग्नेशन चेंज टू रेजिडेंट और ट्रांसफर टू आरएफसी अकाउंट अपॉन रिटर्न। यदि मान लीजिए भारत में वापस आ जाएगा तो या तो डिजिग्नेशन चेंज हो जाएगा और या उसे आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यदि गिफ्ट या लोन है क्लोज रिलेटिव को $2.5 लाख तक का, ये परमिसेबल है। दोस्तों एनआरई अकाउंट में क्या होता है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क का से एक्सपोज होता है, ठीक है। दोस्तों रेंट जो रिसीव हो सकते हैं उसे आप एनआरई अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एफडी प्रोसीड होता है एनआरई के रेजिडेंट पीरियड से, वो एनआरई अकाउंट में जाएगा। जो लेजिटिमेट पीएफ ड्यूज है उसको आप एनआरई अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। एनआरओ होता है हमारा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपये अकाउंट, तो एनआरओ होता है नॉन रेजिडेंट या फॉरेन टूरिस्ट के लिए भारत में। तो रीडेजिग्नेशन प्रोसेस होता है रेजिडेंट अकाउंट टर्निंग टू एनआरओ। एनआरओ अकाउंट को यूज किया जाता है नॉन रिपेट्रेबल इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट के लिए। सिमिलर अकाउंट टाइप होता है डोमेस्टिक डिपॉजिट जैसा होता है। तो एनआरओ अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है उसमें इनकम टैक्स डिडक्शन लगता है। जॉइंट होल्डिंग विद रेजिडेंट रिलेटिव ये परमिट किया गया है। फॉरेन नेशन जो नॉन इंडियन ऑरिजिन के होते हैं वो एनआरओ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, जो भी डिपार्चर के बाद जो बैलेंस पे किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्या है कि आरबीआई का अप्रूवल चाहिए अकाउंट फॉर इंडिविजुअल एंटिटीज़। पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान नेशनैलिटी का कोई आदमी है या बांग्लादेश का है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। एनआरओ अकाउंट को क्रेडिट के अंदर इनवर्ड रेमिटेंस, लेजिटिमेट ड्यूज, ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट, ये सभी हैं। डेबिट के अंदर दोस्तों मान लीजिए लोकल पेमेंट करना है या दूसरे एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रिपैट्रिएशन $1 मिलियन तक का अवेलेबल है विद इनकम टैक्स क्लियरेंस, और एनआरई अकाउंट में आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट रिपैट्रिएशन और ट्रांसफर जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के रेगुलेशन से सब्जेक्टेड होता है, ठीक है। रेजिडेंट अकाउंट जो है कन्वर्ट कर लेंगे, रेजिडेंट अकाउंट को आप एनआरओ में कन्वर्ट कर लेंगे जब वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। एनआरओ को रेजिडेंट और रिटर्न यदि वापस आ जाएगा वापस, तो रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑथराइज डीलर अलाउ करते हैं एनआरओ ऑपरेशन को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से। फॉरेन नेशन रीडेजिग्नेट कर सकते हैं रेजिडेंट अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में, ठीक है। फिर दोस्तों एनआरओ अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा सारे ड्यूज को रिसीव करने के बाद। मान लीजिए कि एक्स को एनआरआई है, वो विजिट करता है भारत में, उसे बैंक का गाइडेंस चाहिए बहुत सारे अकाउंट में, तो उसके एसबी अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में रीडेजिग्नेट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ये तो आपका केस स्टडी बुक में दे रखा है। एफसीएनआरबी अकाउंट होता है एनआरआई और पीआईओ के लिए फॉरेन करेंसी में। टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है 1 से 5 साल तक के लिए। दोस्तों जॉइंट अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं रेजिडेंट रिलेटिव के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से। परमिटेड क्रेडिट और डेबिट जो है वो अकाउंट ओपनिंग से लिमिटेड है। आरएफसी अकाउंट होता है कि आप एनआरआई जो वापस भारत आते हैं, सेविंग और एफडी, सेविंग अकाउंट या एफडी अकाउंट रहता है उसे आरएफसी अकाउंट कहते हैं। आरएफसी अकाउंट में क्रेडिट है पेंशन, सुपर एन्यूएशन बेनिफिट, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीड। आरएफसी इंटरेस्ट टैक्स एजम्पशन है, फुल्ली रिपैट्रिएशन होता है बिना किसी लिमिट का या टैक्स डिडक्शन का। दोस्तों आरएनओआर स्टेटस 2 साल के लिए होना चाहिए। अब देखिए बुक में 2 केस स्टडी दिया हुआ है, मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। एसएनआरआर अकाउंट बैलेंस जो है क्या होता है कि बैलेंस एलिजिबल फॉर रिपैट्रिएशन, यानी एसएनआरआर अकाउंट में आपका जो बैलेंस है वो रिपैट्रिएशन के लिए एलिजिबल होता है। ये एनआरओ से एसएनआरआर अकाउंट में ट्रांसफर को प्रोहिबिट किया जाता है। एसएनआरआर ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें इंडियन का टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसको आप चाहे तो रेजिडेंट रुपये अकाउंट में डेजिग्नेट कर सकते हैं बाद में। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को अलाउ किया जाता है एनआरआई और पीआईओ के लिए। इनकम टैक्स रेमिटेंस परमिट किया जाता है रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन के पास। एसएनआरआर अकाउंट यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश नेशनल ओपन करना चाहते हैं तो उसको आरबीआई के अप्रूवल चाहिए। एनआरआई शेयर और डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिपैट्रिएशन या नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे। रिपैट्रिएशन गवर्न किया जाता है इन्वेस्टमेंट के कैपिटल से। इन्वेस्टमेंट का कैप्स होता है। इन्वेस्टमेंट किसी जो रिपैट्रिएबल बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फंड से कर सकते हैं जो कि अब्रोड से आ रहा है या एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से डेबिट किया जा रहा है, वो फंड से कर सकते हैं। जनरल परमिशन ग्रांट किया जाता है रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर या कन्वर्टेबल डिवेंचर। दोस्तों फॉर एफडीआई, पीआईएस और नॉन रिपैट्रेबल शेयर, ये सभी इन्वेस्टमेंट के कैटेगरीज हैं। एनआरआई और पीआईओ शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर। और लिमिट जो होता है वो कंपनी के पेड अप कैपिटल का परसेंटेज होता है। रिपैट्रेबल सेल प्रोसीड को आप एनआरई और एनआरओ अकाउंट में मतलब क्रेडिट कर सकते हैं और नॉन रिपैट्रेबल सेल को आप एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सेल प्रोसीड जो है एप्लीकेबल टैक्स से सब्जेक्टेड होगा। आरबीआई परमिट करती है सेल प्रोसीड, जो भी हमारा सिक्योरिटीज़ हम फ्रेश रेमिटेंस से खरीदे थे उसके सेल प्रोसीड को आरबीआई परमिट करती है। सेल प्रोसीड जो नॉन रिपैट्रेबल सिक्योरिटीज़ का होगा उसे एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। एनआरआई को अलाउ किया जाता है कि वो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करे, ठीक है दोस्तों। फ्रॉम द रुपी सोर्स ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, जो यूटीआई का यूनिट है या दूसरे म्यूचुअल फंड का यूनिट है उन्हें वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं रिपैट्रेबल और नॉन रिपैट्रेबल बेसिस पे। मान लीजिए कि किसी कंपनी के फिक्स डिपॉजिट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नॉन रिपैट्रेबल बेसिस पे, जो कि उनके एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा मैच्योरिटी होने पे। पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी कुछ कंडीशंस है। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू इनवर्ड रेमिटेंस और बैलेंस हेल्ड इन द नॉन रेजिडेंट अकाउंट। कि कोई गिफ्ट या इनहेरिटेंस के थ्रू एक्विजिशन को अलाउ किया जाता है। दोस्तों रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड परमिटेड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी।
तो इसमें देखिए रिपेट्रेशन जो है लिमिटेड होता है 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से तक बैंक जो है अलाउ कर सकती है रिपेट्रेशन फ्रॉम एनआरओ अकाउंट अप टू $1 मिलियन फाइनेंशियल ईयर पर फाइनेंशियल ईयर। एनआरआई जो है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिपेट्रेशन बेसिस पे डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पीएसयू बॉन्ड में या जिस इन्वेस्टेड पीएसयू में के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिपेट्रेशन बेसिस पे। नॉन रिपेट्रेशन बेसिस पे डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स और नेशनल प्लान और सेविंग सर्टिफिकेट, ये नॉन रिपेट्रेशन बेसिस पे होता है। एडवांस अगेंस्ट नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अलाउड इन इंडिया, तो इसमें क्या होता है कि लोन अमाउंट नॉट फॉर रिलेंडिंग एग्रीकल्चर और रियल इस्टेट। दोस्तों लोन अगेंस्ट नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट कांट इन्वॉल्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरेशन फॉर प्लेजिंग डिपॉजिट। अब देखिए क्या होता है कि लोन का जो रिपेमेंट होता है वो या तो आप डिपॉजिट से एडजस्ट कर लेंगे, इनवार्ड रेमिटेंस के माध्यम से करेंगे या एनआरओ अकाउंट के बैलेंस से करेंगे। यही होगा ना, आपने लोन ले लिया उसका रिपेमेंट करना है, तो यही प्रोसेस है आपके पास। ऑथराइज डीलर परमिट करते हैं लोन किसी एनआरआई को या थर्ड पार्टी को अगेंस्ट एनआरई और एफसीएनआरबी अकाउंट फंड। प्री मैच्योर विड्रॉल को अलाउ नहीं किया जाता। हाउसिंग लोन जो नॉन रेजिडेंट को दिया जाता है उसमें कुछ कंडीशन होते हैं। सिमिलर टर्म्स एज रेजिडेंट इंडियन, फुल्ली सिक्योर्ड, रिपेमेंट थ्रू रेमिटेंस ऑन एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन फॉर एनआरआई इन्वॉल्व। अब देखिए कौन कौन सा ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है वो देख लीजिए। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का परचेज, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग इन टीडीआरस, पीपीएफ अकाउंट, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्री एलसी के बारे में यूसीपीडीसी। ठीक है, तो यूसीपीडीसी को रिवाइज किया गया 1999। देखिए देख सकते हैं 2007 में इसका लास्ट रिवीजन था। ठीक है, अब बताया जा रहा है किस साल क्या रिवाइज किया गया। दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दोस्तों अभी का लेटेस्ट रिवीजन को बात करते हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि आपका जो एलसी है एक ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है बायर्स बैंक के द्वारा, जो कि प्रॉमिस करता है पेमेंट टू द सेलर अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट। एलसी के टाइप्स की बात करें तो एक होता है रिवोकेबल, इसको आप अमेंड कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं किसी भी समय पे। एक होता है इरिवोकेबल, जिसके अंदर एक कमिटमेंट होता है पे करने का या नेगोशिएटिंग बैंक को रिम्बर्स करने का, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते। इरिवोकेबल कन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक बैंक कन्फर्म करती है अदर देन द इशूइंग बैंक, जो कि एक एडिशनल अंडरटेकिंग प्रोवाइड करती है कि हम डॉक्यूमेंट के कॉम्प्लाइंस से पे करेंगे। एक होता है ट्रांसफरेबल एलसी, ये तो फुल्ली या पार्सली ट्रांसफर किया जाता है सेकंड बेनिफिशियरी को एडवाइजिंग बैंक के द्वारा इशूइंग बैंक के रिक्वेस्ट पर। एक होता है रेट क्लॉज एलसी, यह अलाउ करता है एक्सपोर्टर क्योंकि वो एडवांस अमाउंट को ड्रॉ कर ले अंडर द एलसी फॉर फाइनेंसिंग द मैन्युफैक्चर। तो रेड क्लॉज एलसी में क्या होता है दोस्तों कि एक्सपोर्टर को अलाउ करता है कि वो एडवांस अमाउंट को ड्रॉ करेगा। ग्रीन क्लॉज एलसी में क्या होता है, रेड क्लॉज एलसी से सिमिलर होता है लेकिन इसमें प्रूफ ऑफ वेयर हाउसिंग भी चाहिए इन एडिशन टू द रिटर्न एंड टेकिंग ऑफ एडवांस पेमेंट। साइट और एक्सेप्टेंस एलसी, डिफर्ड और नेगोशिएशन एलसी। तो एलसी को आप साइट एलसी कर सकते हैं यानी पेमेंट अपॉन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। यूजांस एलसी होता है डिफर्ड पेमेंट या नेगोशिएशन होता है यानी क्रेडिट अलाउड नेगोशिएशन और डॉक्यूमेंट। साइट एलसी को डीपी बोलते हैं, पेमेंट अपॉन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। यूजांस को डीए बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट ड्रॉन विद फ्यूचर पेमेंट अपॉन एक्सेप्टेंस। दोस्तों डेफर्ड पेमेंट एलसी क्या होता है, यूजांस एलसी से सिमिलर होता है लेकिन बिना किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का होता है जो कि फ्यूचर डेट में पेमेंट होता है। नेगोशिएशन एलसी क्या होता है कि इशूइंग बैंक जो है नेगोशिएटिंग बैंक को पे करती है डॉक्यूमेंट को, जो भी डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली कॉम्प्लाई कर रही है एलसी के टर्म से, उसका पेमेंट इशूइंग बैंक किसे देती है, नेगोशिएटिंग बैंक को देती है। बैक टू बैक एलसी क्या होता है, एक्सपोर्टर जो है एक एलसी इशू करता है लोकल सप्लायर को बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपोर्ट एलसी रिसिप्ट। स्टैंड बाय एलसी क्या होता है, एक गारंटी की तरह काम करता है, इसे इन्वोक तब किया जाएगा यदि गारंटेड सर्विस और पेमेंट को नहीं प्रोवाइड किया गया तब। रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है, एक पार्सल डिलीवरी को कवर करता है जो कि स्पेसिफिक इंटरवल पर डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, यदि बैंक लायबल होगी टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीड पार्सल डिलीवरी। डीपीएलसी क्या होता है, मैंने आपको बताया। दोस्तों नेगोशिएशन एलसी के बारे में क्या होता है कि बैंक पे वैल्यू फॉर डॉक्यूमेंट एज पर एलसी टर्म। बैक टू बैक एलसी, स्टैंड बाय एलसी, रिवॉल्विंग एलसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग। अब देखिए इसमें क्या है, एक्सपोर्टर जो है वो एलसी के डिटेल को चेक करेगा, गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा और कस्टम फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेगा। एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट डेटा ट्रांसमिट कर लेगा आरबीआई को ईडीआई के माध्यम से, एक कस्टम क्लियरेंस ऑब्टेन करेगा, शिपमेंट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेगा और डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है उसे ट्रांसपोर्ट कर देगा। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में शिपिंग बिल जो है एक्सपोर्टर के बैंक को सबमिट किया जाएगा। एक्सपोर्टर बैंक डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करेगा, वो नेगोशिएट करेगा या फॉरवर्ड करेगा बायर्स के बैंक को। बायर बैंक इंडिपेंडेंटली चेक करेगा डॉक्यूमेंट को और डिलीवर कर देगा इंपोर्टर को अगेंस्ट पेमेंट और एक्सेप्टेंस और यूजांस एलसी। देखिए बायर बैंक जो है पेमेंट जो है साइट एलसी पे या एक्सेप्टेंस कमिटमेंट दे देगा स्विफ्ट के माध्यम से। बायर जो है डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेगा, सारा इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेगा और डिलीवरी ले लेगा कस्टम से। एक्सपोर्ट बैंक का जो एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो पेमेंट क्रेडिट कर देगा और EDPMS में एंट्री को क्लोज कर लेगा। और इंपोर्टर बैंक जो है ऑर्डर प्लेस करेगा और वर्जी सप्लाइज एग्री करेगा और रिक्वेस्ट करेगा एलसी फ्रॉम इंपोर्टर बैंक। सो दिस इज हाउ दिस इट कैरिड आउट। ठीक है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, सो आप देखिए इसमें की पॉइंट को देखते हैं।
इंपोर्टर सबमिट कॉपी टू एडी बैंक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंट्री इन IDPMS, ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें UCPDC जो है 1/7/2007 से इफेक्टिव हुआ था, ICC के द्वारा फ्रेम किया जाता है। UCP 600 में 39 आर्टिकल्स हैं। अब दोस्तों आर्टिकल 1 से 5 जो है वो डेफिनेशन को कवर करता है, इंटरप्रिटेशन को कवर करता है। आर्टिकल 6 से 10 अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट, ऑब्लिगेशन ऑफ इशूज़, कन्फर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग क्रेडिट, इसको डिस्कस करता है। आर्टिकल 11 से 17 जो है प्री एडवाइस क्रेडिट को कवर करता है। आर्टिकल 18 से लेकर 27 तक आपके कॉमर्शियल इनवाइस, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को कवर करता है। आर्टिकल 29 से लेकर 39 तक एक्सटेंशन, टॉलरेंस, पार्शियल इंस्टॉलमेंट ड्राइंग, इसको कवर करता है। अब देखिए UCPDC अप्लाई होता है एक्सप्रेस स्टेटमेंट इन द LC। रिवोकेबल LC अब नहीं एग्जिस्ट करते हैं, नया डेफिनेशन ऐड किया गया, जैसे कि रिवोकेबल एक्सप्लिसिटली डिफाइंड होता है। आर्टिकल 7 और 8 जो है एस्टैब्लिश करता है डेफिनेट रिइंबर्समेंट अंडरटेकिंग को। आर्टिकल 9 में क्या होता है कि एडवाइजिंग बैंक का सर्टिफिकेशन चाहिए डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी का। आर्टिकल 10 में कहा गया कुछ अमेंडमेंट लाया गया, कुछ बेनिफिशरीज के प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लाइंट, ये सभी रिसेंट अमेंडमेंट जो हुए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए इतना आर्टिकल तो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन, मैं आपको कुछ केस स्टडी अभी करवा दूंगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद हो जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बेनिफिशियरी ड्रॉ करता है इशूइंग बैंक पे, ठीक है। पेबल होता है एज पर द LC टर्म्स, इसमें इशूइंग बैंक और LC का नंबर इंडिकेट किया जाएगा। इनवाइस क्या होता है, ये सभी मेथड्स हैं, ठीक है। LC के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो दोस्तों LC में LC करेंसी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग LC वैल्यू, और इसके अंदर ड्रॉअर चाहे तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ करेक्शन ऑथेंटिकेट कर सकता है। इनवाइस की बात करें तो ये सेलर और बेनिफिशियरी बनाता है LC के एप्लीकेंट के नाम पर। गुड डिस्क्रिप्शन जो LC को मैच करना चाहिए, इसके अंदर ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, LC नंबर, बैंक नंबर सब होगा। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है गुड्स के लिए, ये शिप के ऑनर से रिसीव किया जाता है, ये स्पेसिफाई करता है शिपमेंट डिटेल को। बिल ऑफ लेडिंग में कंप्लीट सेट होता है, नेगोशिएबल कॉपी होता है, ऑनर और एजेंट साइन करेंगे, LC से मैच करेगा, LC नंबर, इशूइंग बैंक का नाम होगा, क्लियरली नोट होगा फ्रेट पेमेंट और स्पेसिफाइड शिप ऑन बोर्ड, ठीक है। ये सब पॉइंट लिखा रहेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट है, ये इंश्योरेंस कंपनी देती है, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता है। डेट बिफोर या तो शिप, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे केस स्टडी बनता है। इसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो डेट रहेगा ना, या तो शिपमेंट से पहले का रहेगा या शिपमेंट तक का रहेगा, शिपमेंट के बाद का डेट नहीं हो सकता, इससे केस स्टडी पूछा जाता है दोस्तों। और करेंसी जो है LC को मैच करेगा, जो भी LC का करेंसी है वही हमारा इंश्योरेंस का भी करेंसी होगा। ये जो इंश्योरेंस होता है ना, वो हमारा CIP और CIF वैल्यू के कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट होता है CIF, ठीक है। इसके 110% को कवर करेगा। ये आपका वोएज को डिटेल करेगा एक्सप्लिसिटली, ये ब्लैंक एंडोस्ड होगा, ये LC के गुड डिस्क्रिप्शन से अलाइन होगा। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इशू करती है, इसकी ऑरिजिन को सर्टिफाई करेगी। अदर डॉक्यूमेंट के अंदर पैकिंग लिस्ट, वेट लिस्ट, सर्टिफिकेट फॉलो LC टर्म्स। क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो इशूइंग बैंक इमीडिएटली पे कर देती है या ड्यू डेट को पे करती है। साइड बिल के लिए वो डॉक्यूमेंट होल्ड कर सकती है लिमिटेड पीरियड के लिए। वो फॉरेन करेंसी को क्रिस्टलाइज कर लेती है इंडियन रुपीज़ में। यूजांस बिल को क्रिस्टलाइज किया जाता है ड्यू डेट पे। यदि बिल को फॉलोअप की बात करें तो दोस्तों फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को क्रिस्टलाइज किया जाता है एज पर बैंक पॉलिसी। रुपी लायबिलिटी को डेबिट किया जाता है लोन इंपोर्ट के लिए। दोस्तों इंपोर्टर जो है बिल को रिटायर कर सकते हैं गुड के रिसिप्ट के बाद। इंटरेस्ट जो है RBI के डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग होता है। एविडेंस ऑफ इंपोर्ट की बात करें तो डीलर को अंडरटेकिंग मिल जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे डिटेल सबमिशन के। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को सबमिट किया जाएगा ना तो डीलर को अंडरटेकिंग मिल जाएगा। BOE डिटेल के सबमिशन की बात करें तो BOE होता है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री या समरी अप्रूवल जो होता है कस्टम के द्वारा इंडिकेट करता है एक्चुअल इंपोर्ट को। यदि 3 महीने के अंदर नॉन रिसीट होगा तो ये प्रॉम्प्ट करता है फॉलोअप बाय बैंक, रिग्रेस फॉलोअप यूजिंग वेरियस कम्युनिकेशन मोड्स। अब देखिए रिपोर्टिंग एंड IDPMS की बात करें तो RBI को रिपोर्ट किया जाएगा BEF के स्टेटमेंट में। ये इसे IDPMS को से डिसकंटिन्यू कर लिया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर में रिस्क क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें रिस्क सबसे पहला होता है कि ऑफनर या बायर सिक्योर आफ्टर शिपिंग एंड डॉक्यूमेंट कन्फर्मिटी। तो इसके अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का रिस्क आता है, कन्फ्लिक्टिंग लॉस का, एम्बार्गोस का, करेंसी रेस्ट्रिक्शन का। देखिए कभी कभी पेमेंट स्टॉपेज का भी इंस्टांस देखा गया है। पोस्ट डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस ड्यू टू लीगल स्टे ऑर्डर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि लीगल ऑर्डर हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो LC के ट्रांजेक्शन के सेफ्टी पे कुछ सवाल उठाया गया। बिल ऑफ लेडिंग जो है बैंक के नाम में होगा, रजिस्टर्ड आइटम के लिए नहीं होगा, ठीक है। आपको एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑब्टेन करना है लाइसेंस आइटम के लिए। प्रिकॉशन अप्लाई करना है जो कि फंड बेस्ड लिमिट से सिमिलर होगा। इंपोर्टर जो है लास्ट ट्रांजेक्शन को हेज करेंगे विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ताकि एक्सचेंज रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। बायर ओवरसीज सेलर के क्रेडिट वर्दिनेस को देखेगा और सेफ्टी क्लॉज को इनकॉर्पोरेट करेगा
करेगा एलसी में, सेलर इंश्योर करेगा कि डॉक्यूमेंट एलसी के टर्म्स के अनुसार हो। अब देखिए स्टैंड बाय एलसी और स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो इसको एक सब्सिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है गारंटी के फॉर्म में नॉन प्रॉमिस सिचुएशन में। तो ये खासकर यूएसए में ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये गारंटी के रूप में एक्ट करता है एसएलबीसी, जो कि वैसे कंट्री में काम करता है विद रेस्ट्रिक्शन ऑन गारंटी, ठीक है। अब देखिए एसएलबीसी जो होता है नॉन परफॉर्मिंग सिचुएशन के लिए होता है, मैंने बोला ना स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। फिर दोस्तों कमर्शियल एसएलबीसी फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड, आरबीआई परमिट करती है बैंकों को कि वो एसएलबीसी को इशू करे फॉर इंपोर्टिंग गुड। इंपोर्ट एडवाइस अबाउट रिस्क ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ शिपमेंट। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट बताया जा रहा है आपको ISP 98 के बारे में। ISP 98 सप्लीमेंट करता है एप्लीकेबल लॉ को, कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन विद इंडियन लॉ नॉट एप्लीकेबल, बिजनेस डे, बैंकिंग डे डेफिनेशन, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट को देखिए, आर्टिकल यूनिफॉर्म बैंक रूल फॉर URR 725, ये ICC पब्लिकेशन नंबर 725 का बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट को गवर्न करता है। ये स्पेसिफाई करता है LC का रिस्पॉन्सिबिलिटी इशूइंग के लिए, क्लेमिंग के लिए, रिम्बर्सिंग बैंक के लिए। इसे कहा जाता है URR 725 यानी यूनिफॉर्म रूल फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें डेफिनेशन है, इशूइंग बैंक LC इशू करेगी, रिम्बर्सिंग बैंक ऑथराइजेशन को एक्सेप्ट करेगी और रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करेगी, क्लेमिंग बैंक पे करेगी क्रेडिट के अंदर और रिम्बर्समेंट क्लेम को प्रेजेंट करेगी। दोस्तों इशूइंग बैंक जो है, इशूइंग बैंक प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फो टू द रिम्बर्सिंग बैंक और कोई रिक्वेस्ट फॉर कंप्लाइंस सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लेमिंग बैंक, ठीक है। ये सब पॉइंट देख लीजिएगा एक बार। और ऑथेंटिकेशन, कुछ रिम्बर्समेंट कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। मिसलेनियस प्रोविजन क्या है, अब देखिए क्लेम कांट बी प्रेजेंटेड मोर देन 10 डे बियॉन्ड द ड्यू डेट फॉर रिम्बर्समेंट। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए कि क्लेम को आप प्रेजेंट नहीं कर सकते 10 दिन से ज़्यादा के लिए बिफोर ड्यू डेट फॉर रिम्बर्समेंट। एक होता है हमारा ISBP 725 यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस 750/25, ठीक है। ये क्या करता है, UCP 600 के रूल को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक होता है हमारा इनको टर्म्स होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, 2020 में लाया गया, इसका लेटेस्ट वर्जन है 2020 का। ये सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई होता है। ये प्राइमरीली गवर्न करता है सेलर बायर के रिलेशनशिप में। इसके अंदर 4 कैटेगरी होते हैं, डिपार्चर, मेन कैरेज पेड, मेन कैरेज अनपेड, अराइवल। तो इसमें 11 इनको टर्म्स हैं टोटल यूज में, ठीक है। तो देखिए सेलर ऑब्लिगेशन जो है एक चार्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें बताया गया है कि कौन कौन से FCA हो गया, DAP हो गया, DP हो गया, DDP हो गया। तो CIP जो है ना क्लास ए को कवर करता है। CIP होता है कॉस्ट एंड फ्रेट। DPO जो है रिप्लेस करता है डिलीवरी या टर्मिनल को, इसमें सेलर को अनलोड करना है डेस्टिनेशन पे, ठीक है। कॉस्ट एंड सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें तो कैरियर चार्ज क्लासिफाइड इन कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास पर 4 तरह का होता है। तो क्लास केस पहले हम लोग कुछ केस स्टडी की बात करते हैं। तो क्रेडिट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट जो है ना सेपरेट होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट से। इशूइंग बैंक सेल कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल से बाउंड नहीं होता है, कोर्ट स्टे ग्रांट कर सकता है जो कि हमारे LC के पेमेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो इशूइंग बैंक स्टे तक वेट करेगा ताकि स्टे लिफ्ट हो जाए तब मैं पेमेंट करूँगा। जो सेकंड केस स्टडी है वो है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट को। मान लीजिए LC को हमने इशू किया 1/10/2020 को, 2021 को, और लास्ट शिपमेंट डेट है 15/10/2021 का। तो बेनिफिशियरी ने 30/9/2021 को शिप किया और डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया 5/10/2021 को। तो ऑफरिंग बैंक ने कुछ डिस्क्रिपेंसी नोट किया, शिपमेंट को और LC को प्रेडिक्ट कर लिया। तो रिम्बर्समेंट रिक्वेस्ट सेंड बिफोर नेगोशिएशन पीरियड इन। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, LC जो है डॉक्यूमेंट का डेट बता ही नहीं रहा है। तो जो रिजेक्टिंग बैंक है वो डॉक्यूमेंट क्लेम डॉक्यूमेंट प्रेडिक्ट LC। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि UCPDC आर्टिकल 14(1) अलाउ डॉक्यूमेंट प्रेडेट LC। रिजेक्टिंग बैंक एक्शन कॉन्ट्राडिक्ट UCPDC। केस 3 होता है पार्सल शिपमेंट का। LC प्रोहिबिट करता है पार्सल शिपमेंट को। जैसे मान लीजिए कि 1000 कार्टून को आपने शिप किया, 2 बिल ऑफ lading इशू किया, तो UCP आर्टिकल 31 अलाउ करता है मल्टीपल सेट फॉर सेम शिपमेंट, ठीक है। तो ये बैंक का जो क्लेम है पार्सल शिपमेंट इनकरेक्ट का, इसको रिजेक्ट किया जाएगा, यानी पार्सल शिपमेंट अलाउड है, ठीक है। मल्टीपल सेट फॉर सेम शिपमेंट के लिए मल्टीपल सेट आप अलाउ कर सकते हैं। मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हुआ 7 मार्च को और आपने एग्जामिन किया और उसे एप्लीकेंट को दे दिया 9 मार्च को, डिस्क्रिपेंसी रेज किया गया 14 मार्च को। तो टाइम लैप्स जो है अलाइन नहीं करता प्रॉम्प्ट नोटिस रिक्वायरमेंट। इंश्योरेंस के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया था कि LC में इंश्योरेंस चाहिए वेयर हाउस टू वेयर हाउस, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है आपके इनवाइस के वैल्यू का 110% कवर करेगा। मान लीजिए कि इनवाइस है $17,920 का और इंश्योरेंस जो है वो 20,000 का है, ठीक है। तो UCP का जो आर्टिकल 28 है वो मैंडेट करता है इंश्योरेंस अमाउंट को इंडिकेट किया जाए। इंश्योरेंस डेटेड आफ्टर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एक्सीड 110%, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर बैंक जो है डॉक्यूमेंट में डील करती है, गुड्स में डील नहीं करती। डॉक्यूमेंट जो LC के टर्म से कॉम्प्लाई करेगा। ऑन बोर्ड बिल ऑफ lading है जिसका डेट है 31 मार्च का, गुड को शिप किया गया 5 अप्रैल को। LC अलाउ करता है शिपमेंट 1 अप्रैल से पहले, ठीक है। तो दोस्तों केस 7 है LC इशूइंग बैंक नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग बैंक के फेलियर का, यानी इंपोर्टर मान लीजिए कंप्लेन करता है कि LC सप्लायर को नॉन एडवाइज हुआ, तो एडवाइजिंग बैंक जो है उसका गलती है, तो उसके लिए इशूइंग बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
केस 8 है हमारा इश्यूएंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए कि $2 लाख एलसी है, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी कवर चाहिए, सारे रिस्क को कवर किया जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जाएगा, उसमें $2,000 भी रहेगा, पॉलिसी रेटेड 2009, ठीक है। फिर दोस्तों यदि पॉलिसी रिस्क कवर होता है शिपमेंट डेट से तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। यदि एलसी स्पेसिफाई नहीं करता है तो इंश्योरेंस कम से कम आपके इनवॉइस के वैल्यू का 110% होना चाहिए। एलसी इंश्योरेंस के टाइप को डिस्क्राइब करेगा, कोई इम्प्रिसाइज रिस्क कवरेज टर्म को अवॉइड करेगा। बैंकिंग डे की बात करें तो मान लीजिए एक्सपोर्टर ने यूरो सबमिट किया 1,25,000 डॉक्यूमेंट 1,25,000 का 2 मई को, एलसी स्पेसिफाई करता है लास्ट सबमिशन डेट है 30 अप्रैल, ठीक है। तो वैलिड सबमिशन ड्यू टू 30 अप्रैल एंड 1 मई बीइंग सैटरडे एंड संडे, ऐसा हो गया। तो यदि लेट सबमिशन डे हॉलीडे है तो एलसी जो है नेक्स्ट वर्किंग डे में वैलिड होता है। जैसे फॉरेक्स मार्केट सैटरडे को क्लोज होता है तो बैंक ओपन होती है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो यूसीपीडीसी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बात करें कि एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइन फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, ठीक है। तो ये अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले डीजीएफटी जो है एक्सपोर्ट पॉलिसी को मैनेज करती है, आरबीआई फाइनेंसिंग को देखती है। तो ये क्या करती है, बैलेंस ट्रेड को देखिए रेगुलेशन बैलेंस ट्रेड लेड बाय आरबीआई एंड डीजीएफटी। आरबीआई फाइनेंशियल गाइडलाइन सेट करती है कॉम्पिटिटिव क्राइटेरिया के लिए। फेडाई जो है आरबीआई से लिंक है, ये हेल्प करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। डीजीएफटी जो है कुछ एक्सपोर्ट पॉलिसी को मैनेज करती है, आरबीआई जो है फाइनेंसिंग को देखती है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है गाइड करती है ग्लोबल ट्रेड को, ठीक है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। आईसी नंबर मैंडेटरी होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करें तो ईडीएफ फॉर्म होता है फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए, सॉफ्टेक्स फॉर्म होता है नॉन फिजिकल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए। ईडीआई सिस्टम कस्टम ने जीआर फॉर्म को रिप्लेस कर लिया ईडीएफ डिक्लेरेशन के लिए। आपको ईडीएफ फॉर्म सबमिट करना है डुप्लीकेट में कस्टम डिपार्टमेंट को शिपिंग बिल के साथ। एग्जाम्पशन फॉर्म एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, तो बहुत सारे एग्जाम्पशन दिए गए हैं जिसके अंदर ट्रेड सैंपल, पर्सनल इफेक्ट, गिफ्ट अप टू 5 लाख रुपीज़, एयरक्राफ्ट पार्ट फॉर रिपेयर, गुड फॉर री एक्सपोर्ट, डिफेक्टिव गुड्स फॉर रिप्लेसमेंट, ये सभी एग्जाम्पशंस हैं। री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एक्सपोर्ट परमिटेड बाय आरबीआई बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। दोस्तों कुछ एक्सपोर्ट बिल रियलाइजेशन होता है, पेमेंट मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए कि अनरियलाइज बिल है तो ये एक्सपोर्टर को प्रॉम्प्ट करेगा कि वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करे ईटीएक्स के फॉर्म के माध्यम से। जो हमारा ईडी से रेगुलरली फॉलोअप करेगा ओवरड्यू बिल के लिए जो कि स्टेपुलेटेड टाइम को एक्सीड कर रहा है। प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ पेमेंट की बात करें तो जो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू है वो ईडी बैंक के थ्रू रिसीव होगा, वो कंप्लाई करेगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2016 से। एक्सेप्टेबल फॉर्म की बात करें तो बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्रेडिट टू एक्सपोर्टर, बैंक नॉस्ट्रो अकाउंट, इनवार्ड रेमिटेंस, फॉरेन करेंसी नोट, ट्रैवलर चेक, FCNR, NRE अकाउंट, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, दीज आर द एक्सेप्टेबल फॉर्म। एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या होता है, ACU को इस्टेब्लिश किया गया ताकि मल्टीलैटरल पेमेंट को फैसिलिटेट कर सकें। पिछली बार सवाल आया था ACU से। एक्सपोर्ट प्रोसीड फ्रॉम ACU मेंबर कंट्री जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, इसको ACU डॉलर में, ACU यूरो में, ACU JPY में सेटल किया जाता है, ठीक है। दोस्तों ट्रांजेक्शन को प्रैक्टिकली USD, यूरो, JPY ट्रीट किया जाता है लेकिन डिनोमिनेट किया जाता है ACU करेंसी सेटलमेंट के लिए। दोस्तों मनी मार्ट ट्रेड सेटलमेंट जो है किसी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में होता है। नेपाल डिस्पाइट ACU का पार्टिसिपेंट होने के बावजूद भी ACU करेंसी के सेटलमेंट से एग्जेम्प्टेड है। जो भी नेपाल भूटान से एक्सपोर्ट होता है वो इंडियन रुपीज़ में हो सकता है या फ्री फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज हो सकता है यदि नेपाल के राष्ट्रीय बैंक परमिट करती है तो। एक्सपोर्ट टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कैन बी इन एनी कन्वर्टेबल करेंसी और एज पर आरबीआई डायरेक्शन। ACU कंट्री के अलावा जो पेमेंट रुपीज़ परमिटेड करेंसी एंड रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी आर अलाउड। फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर की बात करें तो एजेंसी कमीशन परमिटेड थ्रू रेमिटेंस और डिडक्शन, डिक्लेरेशन इन EDF और सॉफ्टवेयर फॉर्म एक्सेप्टेड बाय कस्टम एंड शिपमेंट है कंप्लीटेड। प्री शिपमेंट क्रेडिट जो होता है फॉरेन करेंसी में ताकि रॉ मटेरियल खरीद सकें, प्रोसेस कर सकें, पैकेज कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट होता है एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस होता है कवरेज अगेंस्ट कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क। ड्यूटी ड्रॉबैक, इंटरेस्ट सब्सिडी, बेनिफिट अंडर वेरियस एक्सपोर्ट कम्युनिटी। अब देखिए दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड रिपेटेशन की बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट फॉलो करता है फेमा की गाइडलाइन को, जो हमें अर्निंग का रिपेटेशन होता है विद इन 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी EDI सिस्टम क्या होता है, GR फॉर्म को रिप्लेस किया गया EDF डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा EDI इनेबल कस्टम ऑफिस में। दोस्तों RBI रेगुलेट करता है एक्सचेंज कंट्रोल और फॉरेन एक्सचेंज को। DGFT गवर्न करता है ट्रेड कंट्रोल को फॉरेन एक्सचेंज FTP के माध्यम से। ICC, FEDAI और UCP 600 गाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड एडजस्टमेंट को। दोस्तों बात करें एक्सपोर्टर रेमिटेंस और एडजस्टमेंट की, एजेंसी कमीशन परमिटेड डिक्लेयर इन EDF और सॉफ्टवेयर फॉर्म। ED कैन अप्रूव रिडक्शन अप टू 25% विदाउट रिस्ट्रिक्शन। रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट procedure. The ED refund proceed if the exporter submit evidence of re-import due to import quality on trade dispute.
ठीक है। अब देखिए टाइम जो एक्सटेंशन होता है एक्सपोर्ट प्रोसीड के लिए, तो ETX फॉर्म एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंडिंग रिलायसन, ED बैंक एक्सटेंशन दे सकती है 6 महीना तक का एक समय पे। कंडीशन होता है कि नॉन इन्वेस्टिगेशन स्टेटस, रीजन बियॉन्ड एक्सपोर्टर कंट्रोल, अप्रूवल जरूरी होता है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन में केस कवर नहीं होता है उसके लिए। राइट ऑफ अनरियलाइज एक्सपोर्ट बिल, तो एक्सपोर्टर राइट ऑफ कर सकते हैं 5% या 10% फॉर SEZ और स्टेटस होल्डर ऑफ द लास्ट करंट ईयर रियलाइज एक्सपोर्ट। तो लास्ट करंट ईयर का जो रिव्यू में रियलाइज एक्सपोर्ट है उसके 5% को एक्सपोर्टर राइट ऑफ कर सकते हैं। ED बैंक जो है लास्ट कैलेंडर ईयर के रियलाइज एक्सपोर्ट का 10% तक राइट ऑफ कर सकते हैं। इफेक्टिव रियलाइजेशन डेट की बात करें तो फेडर का रूल डिटरमाइन करता है रियलाइजेशन डेट को। इफेक्टिव डेट फॉर फॉरेन करेंसी बिल इन द क्रेडिट इन द नॉस्ट्रो अकाउंट, तो रुपी बिल के लिए रियलाइजेशन होता है जिस दिन का आपका नॉस्ट्रो अकाउंट डेबिट हो जाए। ध्यान रखिएगा फॉरेन करेंसी नोट के लिए जिस दिन आपका नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो जाए, और वही होता है हमारा इफेक्टिव डेट। और रुपी अकाउंट के लिए जिस दिन हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो जाए। इंटरेस्ट चार्ज अप टू द वैल्यू डेट ऑन एडवांस अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी बिल। फॉरेन करेंसी अकाउंट में एंटिटीज परमिटेड बाय RBI टू ओपन, होल्ड और मेंटेन फॉरेन करेंसी। एक्सपोर्टर अकाउंट ओपन करेंगे ताकि एक्सपोर्ट प्रोसीड को हेल्ड करें। फिर दोस्तों SEZ यूनिट और प्रोजेक्ट सर्विस एक्सपोर्टर कैन मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट। डायमंड डॉलर अकाउंट होता है डायमंड ट्रेडर विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 5 ईयर्स। EFC अकाउंट होता है रेजिडेंट अर्निंग फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग SEZ सॉफ्टवेयर पार्क एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। EFC अकाउंट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग करंट अकाउंट होता है। 100% ऑफ इनवार्ड फॉरेन करेंसी पेमेंट क्रेडिट अलाउ जाता है। मंथली एक्रूअल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज बाय द एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ। बैलेंस यूजेबल फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट एडवांस। नो क्रेडिट फैसिलिटी अगेंस्ट EFC अकाउंट बैलेंस। EDA वेवर क्या होता है, या ये अवेलेबल होता है बहुत सारे सिनेरियो में। इसमें ट्रेड सैंपल्स, गिफ्ट, गुड्स इंपोर्टेड फॉर री एक्सपोर्ट, रिपेयर, टेक्सटिंग, SEZ यूनिट इन्वॉल्व। स्पेसिफिक लिमिट होता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्टर, फार्मा कंपनी, जेम्स एंड ज्वेलर सेक्टर, स्टेटस होल्डर, इनका यूनिक वेवर कंडीशन होता है। रिसीवेबल और पेबल का सेटअप की बात करें तो ये एलिजिबल होता है कि आप एक्सपोर्ट रिसीवेबल को सेटअप कर लिया अगेंस्ट इंपोर्ट पेबल। ट्रांजैक्शन कंप्लाई करेगा करंट FTP और EDPMS और IDPMS के रूल से। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेग जो है वो सेम कैलेंडर ईयर होना चाहिए थ्रू आउट द सेम ED बैंक, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज़ की बात करें तो एक्सपोर्ट फाइनेंस को प्री शिपमेंट फाइनेंस और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में डिवाइडेड है। प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंदर एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, EPC, PCL और एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल आता है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में एक्सपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट बिल परचेज, डिस्काउंट, नेगोशिएशन, एडवांस अगेंस्ट बिल सेल फॉर कलेक्शन, कंसाइनमेंट बेसिस एक्सपोर्ट। पहले PCL और EPC की बात करें तो वर्किंग कैपिटल एडवांस होता है, प्रोक्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड मीड फॉर एक्सपोर्ट। इसके अंदर पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, इसके अंदर फर्म का एक्सपोर्ट ऑर्डर चाहिए या एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। RBI, DGFT, GCC से गारंटी चाहिए। गाइडलाइन अप्लाई होता है। बोरोवर के पास IC नंबर होगा, वो RBI के कौंसल लिस्ट में नहीं होना चाहिए, वो KYC के गाइडलाइन से कॉम्प्लाइंस होना चाहिए। बैंक RBI, DGFT, ECC के रूल को फॉलो करेगी। तो बोरोवर एक बैंक का कस्टमर होगा, IC नंबर होल्ड करेगा, RBI कौंसल लिस्ट में नहीं होगा। फिर दोस्तों प्री शिपमेंट के गाइडलाइन की बात करें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट अलाइंग विद एक्सपेक्टेड टर्नओवर एंड इनपुट कॉस्ट, पीरियड अलाइंग विद मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग साइकिल, फाइनेंसिंग बेस्ड ऑन FOB वैल्यू ऑफ द गुड्स, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ द गुड ऑर्डर, नो इनिशियल इन्वेंटरी डिसबर्समेंट ऑफ फ्रेट और इंश्योरेंस चार्ज फॉर CIF ऑर्डर, FOB वैल्यू कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग 13 से 14% और 25% फ्रॉम CIF वैल्यू। यानी ध्यान रखिएगा आपको CIF ऑर्डर के लिए आपको FOB वैल्यू को दिया रहेगा, उसमें से 25% माइनस कर लेना है एयर के लिए, एयर शिपमेंट के लिए, और 13-14% माइनस कर लेना है C के लिए। यूजुअल प्रॉफिट मार्जिन डिडक्टेड आफ्टर रैपिंग एंड FOB वैल्यू। FOB वैल्यू में आने के बाद आपको प्रॉफिट मार्जिन भी डिडक्ट करना है। PCL पीरियड जो है 180 दिन तक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 to अलॉट होता है, लेकिन बैंक असेसमेंट होता है। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट टू बेंचमार्क MCLR फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। फ्लेक्सिबल अप्रोच टू डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मार्जिन एंड सिक्योरिटी। पोस्ट सैंक्शन गाइडलाइन की बात करें तो कोई PCL दूसरे बैंक से नहीं लिया जाएगा सेम ऑर्डर और LC के अगेंस्ट। बैंक क्रेडिट रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट ऑप्शन करती है फॉरेन बायर के लिए। LC कवर्ड एक्सपोर्ट, awareness of regulation, political or financial condition, informing ECC detail of sanction limit within 30 days if covered by export guarantee issued। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस गाइडलाइन, यदि एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है PCL को अलाउ करने के बाद तो एडवांस को ट्रीट किया जाता है लोकल एडवांस। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर PCL लिक्विडेशन ड्यू टू रिसेंट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग PCL कैन बी लिक्विडेटेड विद एनी एक्सपोर्ट प्रोसीड इंश्योरिंग नो PCL अवेल फ्रॉम अनदर बैंक। स्पेशल केस तो रनिंग अकाउंट फैसिलिटी विदाउट प्रायर लॉजमेंट ऑफ LC फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर कंडीशन। PCL for oil seed purchase can be liquidated with local oil sale proceed within 30 days। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ओवरव्यू की बात करें तो पोस्ट शिपमेंट एक एडवांस होता है अगेंस्ट एक्सपोर्ट रिसीवेबल। ADs की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इन्वॉल्विंग हैंडलिंग एक्सपोर्ट, सेंडिंग टू द फॉरेन बैंक बायर एंड मॉनिटरिंग प्रोसीड रिलायसन। एक्सपोर्टर नीड अ वैलिड IC कोड नंबर। प्रत्येक शिपमेंट में एक डिक्लेयर्ड वैल्यू रहेगा EDF सॉफ्टेक्स फॉर्म में।
शिपिंग डॉक्यूमेंट और EDF का सॉर्टेड बाद सबमिट किया जाएगा 21 डेज फ्रॉम द शिपमेंट। जिस दिन शिपमेंट हुआ उसके 21 दिन के अंदर सबमिट किया जाएगा। रुपी फाइनेंस बिल परचेज डिस्काउंटेड एट द बैंक बाइंग रेट, तो रुपी का जो फाइनेंस बिल है वो बैंक के बाइंग रेट पर परचेज किया जाएगा। पेमेंट जो है रिसीव होगा अप्रूव मैनर में विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। टाइप ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात करें तो पहला होता है एक्सपोर्ट बिल परचेज, तो परचेज फॉर साइड बिल होता है। साइड बिल के लिए एक्सपोर्ट बिल परचेज को यूज़ किया जाता है। फॉलो फॉर पेमेंट एंड ड्यू डेट इज क्रूशियल। एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड यानी डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी किया जाएगा जो कि हमने LC के अंदर ड्रॉ किया है। कॉम्प्लाइंस विद UCPDC, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन प्रोसीड फॉर नेगोशिएशन। फिर दोस्तों कॉमन डिस्क्रिपेंसी इन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड LC लेट शिपमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट सबमिटेड आफ्टर LC एक्सपायरी, लेट प्रेजेंटेशन हो गया। आपका जो है ड्राइंग में जो LC अमाउंट है वो एक्सीड हो रहा है। ये सब हमारे कॉमन कुछ गलतियाँ होती है। एक बार अनऑथराइज पोर्ट को यूज किया जा रहा है, अनऑथराइज पार्सल शिपमेंट हो रहा है। सबमिशन ऑफ इनकम्प्लीट बिल ऑफ लेटिंग सेट, प्रेजेंटिंग अनऑथराइज बिल ऑफ लेटिंग टाइप, दीज आर सम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज। कॉमन डिस्क्रिपेंसीज के बारे में आपको मैंने बताया। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ जो है प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर आपको एक्साइज का, कस्टम ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है। अंडर द GST का भी रिफंड मिल जाता है 1 जुलाई 2017 से। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है। बैंक जो है पोस्ट शिपमेंट एडवांस ग्रांट करती है अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक इंटाइटलमेंट कवर्ड बाई ECGC WTPS इंश्योरेंस। एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल होता है ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवल के अगेंस्ट। कस्टम प्रोविजनली सर्टिफाई करती है ड्यूटी ड्रॉबैक के इंटाइटलमेंट को। एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी, तो बैंक जो है एडवांस फैसिलिटी ऑफर करती है अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी। दोस्तों EGM क्या होता है? एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जो कि हमारी कस्टम डिपार्टमेंट इशू करती है। ये क्रूशियल होता है इस प्रोसेस में। फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो जो फाइनेंसिंग बैंक है वो नोट करेगी इस अपने लीन को डेजिग्नेटेड बैंक के साथ। दोस्तों NTP नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है, वाइटल होता है ताकि ड्यू डेट को कैलकुलेट करें। एक्सपोर्ट बिल पे कंसिस्टेंट इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है NDD अप टू द NTD, ठीक है, यानी नेशनल ड्यू डेट कहते हैं इसे। क्वांटम ऑफ फाइनेंस की बात करें तो पोस्ट शिपमेंट एडवांस जो है एक स्मॉल मार्जिन मेंटेन करेगा जो कि हमारे 10% का होगा, ताकि एक्सपोर्टर के प्रॉफिट मार्जिन को फाइनेंस कर सके, को अवॉइड करें। बैंक मार्जिन इम्पोज करेगी जो कि 10 से लेकर 25% तक का होगा। क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो एक्सपोर्ट बिल जो फॉरेन करेंसी में होता है वो एक फॉरवर्ड फॉरेन करेंसी पोजीशन क्रिएट करता है बैंकों में। यदि एक्सपोर्ट बिल को रियलाइज नहीं किया जाएगा ड्यू डेट्स में तो फेडरल का रूल अलाउ करता है बैंकों को कि वो क्रिस्टलाइज कर ले फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को रुपीज़ में। बैंक डिसाइड करती है क्रिस्टलाइजेशन पीरियड में, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है। यदि एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉरेन करेंसी में हो रहा है तो भारतीय बैंक जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट देती है फॉरेन करेंसी में, PCFC कहते हैं, ताकि एक्सपोर्टर को एट लाइबॉर लिंक रेट, PCFC USD में, पाउंड स्टर्लिंग में, यूरो में, जापानी जेल में हो सकता है। इनिशियली 180 दिन के लिए अलाउ किया जाता है, एक्सटेंशन भी दिया जाता है। फिर दोस्तों स्प्रेड जो PCFC का है वो टाइड होता है इंटरनेशनल रेफरेंस रेट से, जैसे लाइबॉर से, यूरो लाइबॉर से, यूरीबॉर से। PCFC अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है डोमेस्टिक इनपुट या डायरेक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर। फॉर डोमेस्टिक इनपुट द फॉरेन करेंसी लोन इज कन्वर्टेड इनटू रुपीज़। PCFC लिक्विडेटेड EBR, PCFC को लिक्विडेट किया जाता है EBR के माध्यम से, यानी एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटेड स्कीम के माध्यम से। EBR को फाइनेंस किया जाता है बैंक के द्वारा अपने फंड से, फंड बोरोइंग से, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप से। EBR को अलाउ किया जाता है मैक्सिमम 180 डेज एट लाइबॉर रिलेटेड रेट। प्रोसीड फ्रॉम EBR एडजस्ट PCFC और कन्वर्ट इनटू रुपीज़ इफ नो PCFC टेकन बाय एक्सपोर्टर, ठीक है। प्री शिपमेंट फाइनेंस की बात करें तो इसको हम लोग EPC या PCFC बोलते हैं। तो ड्राइंग अगेंस्ट कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर LC ओनली, ड्राइंग अप टू 75% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ द कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो इसी EPC अप टू 90 डेज, तो MCLR प्लस एस्पिरेट होता है। PCFC डिसाइडेड एट ड्रॉ डाउन सब्जेक्ट टू फंड इनेबिलिटी, टेनर होता है 1 साल का। रिपेमेंट क्या है? EPC अप टू 90 डेज और एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट LC। तो इस सब पॉइंट को देख लेना है आपको। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में FBP आता है, FBD आता है और EBRD आता है। FBP होता है डिमांड बिल, इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो MCLR प्लस स्प्रेड लगता है। FBD होता है यूजांस बिल, जिसको हम लोग MCLR प्लस स्प्रेड रेट बोलते हैं। EBRD होता है ड्रॉडाउन पे डिसाइड किया जाता है। डिस्काउंटेड पीरियड मैक्सिमम 90 दिन का मिलेगा, प्लस नोशनल ट्रांजिट पीरियड 25 दिन का मिलता है, जो कि एक्सेप्शनल केस में 180 दिन तक होता है। रिपेमेंट ऑन ड्यू डेट, तो नॉन रिपेमेंट के कारण आपका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। दोस्तों सिक्योरिटी कॉवेनेंट की बात करें तो LC जो है बिल के लिए जो LC होगा वो इर्रिवोकेबल होगा। बिल विथ यूजांस 180 डेज़ का, मान लीजिए 180 दिन से ऊपर का ये यूजांस बिल है तो उसका बिल आपका इनएलिजिबल होता है। ड्रॉई वाइज लिमिट फिक्स किया जाता है। गोल्ड कार्ड स्कीम, क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर जिनके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ब्लैक लिस्टेड एक्सपोर्टर के लिए नहीं होता जिनके पास ओवरड्यू बिल 10% से ज़्यादा का हो। बेटर क्रेडिट टर्म फॉर गोल्ड कार्ड होल्डर, ये लॉन्च किया गया 2003-2004 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। तो ये स्ट्रीमलाइन क्रेडिट प्रोसेस होता है एक्सपोर्टर के लिए। क्लियरली डिफाइंड बेनिफिट होता है गोल्ड कार्ड होल्डर को। 3 साल का इन प्रिंसिपल लिमिट होता है, ऑटो रिन्यूएबल होता है और सिंप्लीफाइड प्रोसीड्यूर होता है सैमसंग और रिन्यूएबल के लिए। और दोस्तों रिलैक्स इन्वेंट्री नॉर्म फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर, क्विक प्रोसेसिंग फॉर कार्ड होल्ड रिक्वेस्ट, प्रायोरिटी फॉर पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन
करेंसी, कोलेटरल वेवर एंड पॉसिबल ECGC एग्जम्पशन, ये सभी चीज़ मिलता है हमारे गोल्ड कार्ड होल्डर को। सप्लीमेंट्री सर्विस लाइक ATM, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरेस्ट रेट अलाइंग विद द जनरल एक्सपोर्ट रेट। फिर EDPMS ऑपरेशनल सिंस मार्च 1 2014, कब से आया? मार्च 1 2014 से आया, क्योंकि एक्सपोर्ट डेटा को मॉनिटर करेगा। ये सिंप्लीफाई करता है रिटर्न फाइलिंग को, ये इंटीग्रेट करता है शिपिंग बिल हैंडलिंग, डिलेड एडवांस एंड ओवरड्यू एक्सपोर्ट। बैंक EDPMS डेटा को एक्सट्रैक्ट करती है रिकॉन्सिलेशन के लिए। रेगुलर कॉशन लिस्ट अपडेट किया जाता है RBI के द्वारा बेस्ड ऑन AD बैंक रिकमेंडेशन। बैंक रिकॉर्ड करती है एडवांस रेमिटेंस को और आउटस्टैंडिंग एडवांस को EDPMS में। टाइम लिमिट एक्सटेंशन होता है, एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन को इंक्लूड किया गया है। फैक्टरिंग के अंदर एक कंटिन्यूस एग्रीमेंट होता है फैक्टर और एक्सपोर्टर के बीच में। फैक्टर जो है क्लाइंट के बुक डेप्ट्स को परचेज करेगा, क्रेडिट कंट्रोल को मैनेज करेगा और सेल्स लेजर को एडमिनिस्टर करेगा। ये भारत में लाया गया 1990 में। अपफ्रंट फाइनेंस को ऑफर करता है बुक डेप्ट को बेचकर। फॉरफिटिंग एक तरह का ट्रेड फाइनेंस होता है मीडियम से लॉन्ग टर्म रिसेबल के लिए। इसमें एक्सपोर्ट रिसेबल को परचेज किया जाता है बिना रिकॉर्ड्स का एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर जो है लिक्विडिटी गेन करता है, कैश मिल जाता है उससे फ्यूचर रिसेबल के अगेंस्ट। फैक्टरिंग में दोस्तों बैकग्राउंड है इसका, कल्याण सुंदरम कमेटी ने एग्जामिन किया फैक्टरिंग फिजिबिलिटी। इसका सर्विस में डेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, क्रेडिट प्रोटेक्शन आता है। फैक्टर जो है लगभग 75 से लेकर 80% फाइनेंस करती है। फैक्टर में दोस्तों मैकेनिज्म की बात करें तो पहला एग्रीमेंट होता है फैक्टर क्लाइंट और परचेजर के बीच में। तो एक्सपोर्टर बिजनेस डिटेल डेप्ट और ऑर्डर प्रोवाइड करता है फैक्टर को। एक्सपोर्ट फैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है इंपोर्टर फैक्टर को क्रेडिट असेसमेंट के लिए। एग्रीमेंट साइन किया जाता है क्लाइंट के साथ। फिर दोस्तों क्लाइंट सबमिट करता है इनवॉइस, रिसीव करता है अप्रूव्ड फाइनेंस। एक्सपोर्ट फैक्टर जो है एक इनवॉइस कॉपी भेज देता है इंपोर्ट फैक्टर को कलेक्शन के लिए। इंपोर्ट फैक्टर जो है डेप्ट कलेक्ट करता है और प्रोसीड को रिमिट कर देता है ताकि आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट कर सके। इंटरनेशनल फैक्टरिंग की बात करें तो एक होता है सिंगल फैक्टर सिस्टम। ये कॉमन फैक्टर होता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के कंट्री में। टू फैक्टर सिस्टम में क्या होता है कि अलग फैक्टर होते हैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के कंट्री में। और डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में क्या होता है, एक फैक्टरिंग कंपनी होता है एक्सपोर्टर कंट्री में, वो मैनेज करता है सभी एस्पेक्ट को। फॉरफिटिंग में क्या होता है कि इंगेज करता है वन फैक्टर को इंपोर्टर कंट्री में। तो फैक्टरिंग का एडवांटेज क्या है कि इमीडिएट फाइनेंसिंग मिलता है, कोई LC की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रेडिट चेक ऑन इंपोर्टर और बायर, सेल्स लेजर मेंटेनेंस, क्रेडिट प्रोटेक्शन ऑन अप्रूव्ड डेटर लिमिट। फॉरफिटिंग में क्या होता है कि फाइनेंसिंग होता है कि आप एक्सपोर्ट रिसेबल को डिस्काउंट कर लें बिना एक्सपोर्टर को रिकोर्स किए हुए। ये सुटेबल होता है मीडियम टर्म एक्सपोर्ट के लिए यानी कैपिटल गुड और प्रोजेक्ट के लिए। इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, फाइनेंसर, बैंक ऑफ एक्सपोर्टर एंड बैंक ऑफ इंपोर्टर, यानी 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांजेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि फॉरफिटर जो है कंट्री रिस्क को एसेस करेगा और इंपोर्टर के क्रेडिट वर्जिनेस को एसेस करेगा। इंपोर्टर जो है गारंटी प्रोवाइड करेगा अपने बैंक से, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एक्सपोर्टर और फॉरफिटर के बीच में, एक्सपोर्ट होगा और फॉरफिटर डिस्काउंट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रॉमिसरी नोट पे। कमिटमेंट फ़ी होता है लगभग 0.50 से लेकर 1.5% तक का, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन फ़ी लगता है, डिस्काउंट फाइनेंसिंग चार्ज लगता है। तो फॉरफिटिंग जो है भारत में जो है की बात करें तो कॉस्ट स्ट्रक्चर नॉन रिफंडेबल है। डिस्काउंट चार्ज टाइड टू मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल कॉस्ट। एक्सपोर्टर को बेनिफिट क्या मिलता है कि पोटेंशियल और पॉलिटिकल और कमर्शियल रिस्क से बच जाता है। 100% फाइनेंस मिल जाता है, ड्राइंग इनवॉइस, बिना रिकॉर्ड्स का फैसिलिटी मिलता है एक्सपोर्टर को। ये क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन और फॉलोअप को एलिमिनेट करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरफिटिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आपका फैक्टरिंग जो है विथ रिकॉर्ड्स या विदाउट रिकॉर्ड्स हो सकता है, जबकि फॉरफिटिंग हमेशा विदाउट रिकॉर्ड्स होगा। फैक्टरिंग जो होता है वो कंटिन्यूस अरेंजमेंट होता है, जबकि आपका जो फॉरफिटिंग होता है वो ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल्स होता है। ये डिफरेंस को आप एक बार देख लीजिएगा। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड की बात करें तो ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। इंपोर्ट अप टू 3 ईयर और 3 साल तक का इंपोर्ट को ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। ये गाइडलाइन को फॉलो करता है मास्टर सर्कुलर फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ED रेमिट करती है, एसवाई चिलर जो है इंटरेस्ट को रेमिट कर सकती है इंपोर्ट बिल पे अप टू 6 मंथ। एडवांस रेमिटेंस की बात करें तो ED अलाउ करती है कि $2,00,000 तक का बिना किसी गारंटी का, ठीक है। अब 2 लाख के से ऊपर का यदि है तो उसमें गारंटी चाहिए। जो 50 लाख से ऊपर का $US का है उसमें RBI का अप्रूवल चाहिए। बैंक गारंटी का वेवर मिलता है। एडवांस रेमिटेंस एक्सीडिंग $1,00,000। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड प्रूफ ऑफ सप्लायर इंसिस्टेंट ऑन एडवांस पेमेंट नीडेड। फिजिकल इंपोर्ट विद इन 6 मंथ। दोस्तों इंपोर्ट एविडेंस की बात करें तो इंपोर्टर जो है एक बिल ऑफ एंट्री या पोस्टल अप्रेजल फॉर्म को सबमिट करेंगे। ऑथराइज डीलर जो है क्रॉस चेक करेंगे LC के डिटेल के साथ। दोस्तों वो एक्नॉलेज करेंगे रिसिप्ट ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री। स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज के लिए इसका नेटवर्थ जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसमें जो CEO हैं, जो ऑडिटर सर्टिफिकेट है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। रेमिटेंस लेस दैन $10,00,000। उसके बाद दोस्तों IDPMS ऑपरेशनल होता है, रिपोर्ट करता है इंपोर्ट के रेमिटेंस को। इंपोर्ट फाइनेंस की बात करें तो एक कॉमन मेथड है इंपोर्ट फाइनेंसिंग का, वो लेटर ऑफ क्रेडिट। इंपोर्टर जो है इस्टेब्लिश करता है LC को DA बेसिस पे फॉर क्रेडिट फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर। LC जो है सपोर्ट करता है बायर क्रेडिट को, सप्लायर क्रेडिट को, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंपोर्ट लोन की बात करें तो ग्रांटेड अगेंस्ट इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और गुड्स फॉर ट्रेडिंग, कैन बी अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन टू द फाइनेंसिंग बैंक। इंपोर्टर चूज करते हैं इन सभी लोन को ताकि पोटेंशियल प्राइस एप्रीहेंशन के लिए।
इंपोर्ट डेटा IDPMS का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये अक्टूबर 2016 में लाया गया, RBI के द्वारा बनाया गया एक कॉमन इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है कस्टम RBI और बैंक के लिए। कस्टम बिल ऑफ एंट्री फॉर्मेट होता है जो कि मॉडिफाई किया जाता है, जो कि ED कोड को डिस्प्ले करता है। नॉन EDI पोर्ट फॉलो मैनुअल डेटा अपलोडिंग अंटिल अपग्रेडेड टू EDI पोर्ट, जब तक उन्हें EDI पोर्ट तक अप्रूव नहीं किया। ट्रेड क्रेडिट दोस्तों दो तरह का होता है, एक होता है सप्लायर क्रेडिट, एक होता है बायर क्रेडिट। सप्लायर क्रेडिट क्या होता है कि जो ओवरसीज सप्लायर है वो क्रेडिट डायरेक्टली एक्सटेंड करता है इंपोर्टर को। पेमेंट टर्म होता है साइट बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस पे। जो क्रेडिट का पीरियड होता है वो मार्केट के डायनेमिक पे डिपेंड करता है। एक्सपोर्टर जो है फाइनेंस करते हैं अगेंस्ट बिल फ्रॉम देयर बैंक। क्रेडिट पीरियड अप टू 3 ईयर फॉर कैपिटल गुड, अप टू 1 ईयर ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। मैक्सिमम अप्रूव्ड क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन होता है $50 मिलियन। बायर क्रेडिट क्या होता है कि इंपोर्टर अरेंज करते हैं क्रेडिट फ्रॉम फॉरेन बैंक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन टू सेटल इंपोर्ट पेमेंट। ठीक है, तो इंपोर्टर खुद अरेंज करेंगे किसी फॉरेन बैंक से क्रेडिट के या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से, ताकि इंपोर्ट पेमेंट को सेटल कर सकें। पेमेंट एश्योरेंस बाय द बैंक फॉर द सप्लायर। दोस्तों सप्लायर क्रेडिट में क्या होता है कि सप्लायर रिलक्टेंट टू ऑफर क्रेडिट, इंपोर्टर्स कांट मेक इमीडिएट पेमेंट। यदि सप्लायर जो है क्रेडिट नहीं ऑफर करेगा तो इंपोर्टर पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इंपोर्टर क्या करता है, बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इमीडिएट पेमेंट अरेंजमेंट चाहिए एक्सपोर्टर को। क्रेडिट पीरियड 3 साल तक का होता है कैपिटल गुड के लिए और 1 साल तक का होता है ऑपरेटिंग साइकिल फॉर नॉन कैपिटल गुड। मैक्सिमम अप्रूव्ड क्रेडिट जो होता है सप्लायर क्रेडिट में होता है $50 मिलियन। और बायर क्रेडिट में क्या होता है कि इंपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट चाहिए, ठीक है, किसी बैंक से जहाँ पे सप्लायर क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करता है, तो बैंक अपने रिसोर्स के माध्यम से या फॉरेन टाइज के माध्यम से पेमेंट अरेंज करती है। क्रेडिट पीरियड जो है और मैक्सिमम अप्रूव्ड क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन वो सेम होता है, सप्लायर क्रेडिट ही जैसा होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो जितना भी ऑल इन कॉस्ट सेलिंग होता है वो 6 मंथ के लाइवर रेट से लिंक होता है। दिसंबर 2021 से क्या हुआ है कि बेंचमार्क रेट जो FCY ट्रेड क्रेडिट में है उसका मतलब हो गया वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक। अब एक होता है अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, जिसको हम लोग ARR बोलते हैं। ECB क्या होता है, ECB सप्लीमेंट करता है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट। ठीक है, तो इसके देखिए कमर्शियल बोरोइंग विथ मिनिमम एवरेज MEMP होता है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 ईयर। इसको रिकॉग्नाइज लेंडर से रेज किया जाता है ECB को। ये फॉरेन करेंसी में हो सकता है या इंडियन रुपीज़ में हो सकता है। ECB दो तरह का होता है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB, तो ये फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में होता है। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे बैंक लोन, बॉन्ड, डिवेंचर, FCCB, FCEB, फाइनेंशियल लीजेस। एक होता है INR डिनोमिनेटेड ECB, ये इंडियन रुपीज़ में होता है। इसके अंदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि FCY डिनोमिनेटेड ECB, प्लेन रुपीज़ डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ये सभी हमारे INR डिनोमिनेटेड ECB होते हैं। एलिजिबल बोरोवर की बात करें तो एलिजिबल एंटिटीज़ होते हैं FDI से वो एलिजिबल होते हैं। रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होते हैं, पोर्ट ट्रस्ट हो गए, रजिस्टर्ड एंटिटीज़ जो इंगेज होते हैं माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ में। एंड यूज़ की बात करें नेगेटिव लिस्ट फॉर ECB प्रोसीड यूटिलाइजेशन। अप्रूवल मैकेनिज्म में ऑटोमेटिक रूल होता है जो कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 डील करते हैं। अप्रूवल रूट में आपको RBI का अप्रूवल चाहिए। बोरोइंग पीरियड जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म होता है। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 साल का होगा। कंसिडरेशन यानी कि इसको एक्सेस यूज़ किया जाता है ताकि चीपर सोर्स मिले फाइनेंस अप्रूव का। RBI के गाइडलाइन कवर करती है। ECB का गाइडलाइन क्या है, परमिशन यूज़ किया, परमिटेड यूज़ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल पर्पज, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। ठीक है, तो इसमें FATF के जो रेजिडेंट हैं, जो रिकॉग्नाइज लैंडर होते हैं, लैंडर कौन कौन होते हैं, FATF के रेजिडेंट होते हैं, मल्टीलैटरल और रीजनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के लैंडर होते हैं जहाँ पे इंडिया मेंबर है, इंडिविजुअल एज ए लैंडर, फॉरेन ब्रांच सब्सिडियरी ऑफ इंडियन बैंक, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। MEMP क्या होता है, MEMP 3 साल का है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज़ के लिए MEMP 1 साल का हो सकता है। ECB अप टू $50 मिलियन और वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए 10 साल का MEMP होता है। और रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन का जो MEMP होता है कैपेक्स और नॉन कैपेक्स के लिए वो 7 साल और 10 साल होता है। स्टार्टअप का MEMP 3 साल का होगा कम से कम। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग नए ECB के लिए बेंचमार्क लेस प्लस 500 BPS, एग्जिस्टिंग ECB के लिए लाइव से लिंक होता है। ठीक है, ECB का ऑपरेशन समिति की बात, ऑल इन कॉस्ट के अंदर सारा कॉस्ट आता है एक्सेप्ट कमिटमेंट फी एंड INR विथहोल्डिंग टैक्स। फिक्स रेट लोन की बात करें तो स्वैप कॉस्ट और प्लस स्प्रेड जो है फ्लोटिंग रेट प्लस स्प्रेड से कम होगा। ऑपरेशनल कंसेप्ट की बात करें तो करेंसी चेंज फ्रीली अलाउड है। ये प्रिंसिपल और कूपन रेट एक्सपोजर को हेज करता है। मैक्सिमम ECB अंडर ऑटोमेटिक रूल $750 मिलियन होता है और स्टार्टअप के लिए जो मैक्सिमम ECB होता है वो $3 मिलियन होता है। ECB का जो लायबिलिटी इक्विटी रेशियो होता है वो 7:1 के से कम होता है। कोई गारंटी नहीं होता है, दिया जाता है इंडियन एंटिटी ECB के लिए। ECB प्रोसीड फॉरेन एक्सपेंस कैन बी पार्क्ड अब्रोड और ड्रॉ डाउन रिक्वायर LRN फ्रॉम RBI वाया फॉर्म ECB। ठीक है, LRN चाहिए, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। मंथली रिपोर्टिंग ऑफ ECB ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ECB2। ECB प्रोसीड टर्म डिपोजिट के फॉर्म में हो सकता है मैक्सिमम 12 महीना के लिए। ठीक है, रिवाइज फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए DA फाइनेंस मिनिस्ट्री इसने NDI रूल को नोटिफाई किया, तो इसमें क्या हुआ कि FIBP वाज एबॉलिश्ड इन 2019। ऑनलाइन रिपोर्टिंग टू RBI थ्रू AD बैंक, लेट ट्रांसमिशन फी इंट्रोड्यूस, NDI रूल रिप्लेस FEMA 20 एंड FEMA 20 आर मास्टर डायरेक्शन।
ठीक है। एफडीआई में क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी बाय पीआरओआई रिफैक्टेबल बेसिस में 10% प्लस इनलिस्टेड इंडियन कंपनी और एलएलपी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एफपीआई बोलते हैं इसे, इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% इन द लिस्टेड कंपनी और फुली डाइल्यूटेड बेसिस। ठीक है, तो पीआरओआई कैन होल्ड एफडीआई और एफपीआई दोनों को होल्ड कर सकता है।